अच्छा, तो लाइव सर्वर में मैंने आपसे कहा था कि मैं पहले ना आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ पेंट के ऊपर ही। हमने फर्स्ट लेक्चर में ये चीज़ देखी थी कि हमारे पास एक होस्टिंग सर्वर होता है। ठीक है। और उस होस्टिंग सर्वर के ऊपर हमारे पास वेबसाइट की फाइल्स पड़ी होती हैं। ठीक है। और ये जो वेबसाइट की फाइल्स होती हैं ये ओवर द इंटरनेट ट्रेवल करती हैं। कहाँ तक? ब्राउजर तक। ठीक हो गया। सो ये हमारा होस्टिंग सर्वर हो गया, जिसको मैंने आपको बताया था कि सी पैनल भी कह सकते हैं आप। ठीक है। और इसके अलावा ये होता है कि अच्छा, इसके अलावा ये होता है कि आपकी इधर जो वेबसाइट फाइल्स होती हैं, आपकी वेबसाइट की जो फाइल्स हैं वो आपके होस्टिंग सर्वर पे पड़ी होती हैं, क्योंकि वो इंटरनेट पे होता है। ठीक है। आप तो ये जो फाइल्स को अपलोड करना होता है ना किसी ऑनलाइन सर्वर पे, इस चीज को कहते हैं होस्ट। होस्ट करना किसी चीज को, जैसे मैं आपकी मीटिंग होस्ट कर रहा हूँ ना ऑनलाइन, इस तरह इसको कहते हैं होस्ट करना। तो होस्ट से फिर टर्म निकली होस्टिंग सर्वर। ठीक है। कि होस्ट करने के लिए जो कंप्यूटर है उसको हम कहते हैं होस्टिंग सर्वर। बड़े कंप्यूटर्स जो नेटवर्किंग वाले कंप्यूटर्स होते हैं उनको सर्वर कहा जाता है। जैसे पीसी होता है ना, पर्सनल कंप्यूटर, इस तरह सर्वर होता है मल्टीपल कंप्यूटर्स के साथ डील करने वाला। ठीक है। बीच में आपकी ये जो रेड लाइन है ये इंटरनेट की लाइन है। ठीक है, ये इंटरनेट है, और यहाँ आपका क्लाइंट का ब्राउजर होता है। ठीक है। जो आपकी वेबसाइट को एक्सेस करता है, जो भी आपकी वेबसाइट है ना ये उसको यहाँ से एक्सेस करता है। ठीक है। और मैंने आपको इसमें एक बात समझाई थी कि हमारे पास डोमेन होती है, डोमेन की एक डीएनएस रिकॉर्ड होता है। वो डोमेन यहाँ से पॉइंट करती है इस होस्टिंग सर्वर की तरफ। ठीक है। यहाँ से डोमेन पॉइंट करती है इधर होस्टिंग सर्वर की तरफ, और यहाँ से ये जो फाइल्स होती हैं, फाइल्स रेंडर होकर इसका जो व्यू होता है वो यहाँ से इसका व्यू कॉपी होता है। ठीक है। वेबसाइट फाइल्स का जो व्यू होता है वो यहाँ से कॉपी होकर आपकी क्लाइंट के पास आ जाता है। ठीक है। वो यहाँ आपके पास व्यू आ जाता है वेबसाइट का, और इस तरह से आपकी वेबसाइट ऑनलाइन चलती है। ठीक है। सो अब हम आज इस हिस्से को, इस होस्टिंग सर्वर वाले सी पैनल के हिस्से को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह हमारा चलता है। ठीक हो गया। सो ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आप इसको। उसमें सी पैनल जो है वो किस तरह होता है, सबसे पहले एक डोमेन होती है। अब मेरे पास एक ये डमी डोमेन है, मैंने एक डोमेन परचेज की हुई है। इस- और इस डोमेन के ऊपर ये होता है कि ये जो डोमेन है ना, अब आप ये देख रहे हैं ये एक डोमेन है। ठीक है। और मैंने यहाँ इसको जब रीलोड किया तो ये मुझे दिखा रहा है वेलकम लिखा हुआ। ठीक है। अच्छा, इस डोमेन के साथ सी पैनल लिंक होता है। वो कैसे लिंक होता है वो आपको मैं आखिर में समझाऊंगा नेम चीप से। ठीक है। मतलब नेम चीप एक होस्टिंग प्रोवाइडर है। आप फिलहाल ये समझें कि आपने जैसे स्लैश डब्ल्यू पी डैश एडमिन लिखते हैं ना, आप किसी भी डोमेन के साथ आप लोकल हॉस्ट में लिखते हैं लोकल हॉस्ट स्लैश वर्डप्रेस, इस तरह आप यहाँ लिखेंगे सी पैनल, तो ये ऐसे सी पैनल लॉगिन आ जाएगा आपके पास। इसको आप जब लॉगिन करते हैं तो आपके सामने ये एक इंटरफेस आता है। इस इंटरफेस को कहते हैं सी पैनल। अब ये जो सी पैनल है ये होस्ट गेटर कंपनी से लिया हुआ है, इसलिए यहाँ होस्ट गेटर आ रहा है। और ये जरूरी नहीं है कि नाम आए, अक्सर सी पैनल इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन ये फंक्शन समहाउ सेम ही होते हैं। ठीक है। चीजें अगर ऊपर नीचे हो भी तो फंक्शन आपके सेम ही होते हैं। ठीक हो गया। ओके। सो अब ये जो सी पैनल है, अब यहाँ आप एक चीज गौर करें, यहाँ लिखा आ रहा है शेयर्ड आईपी एड्रेस। मैंने आपको बताया था हर डोमेन का ना एक आईपी एड्रेस होता है। ठीक है। और ये जो आईपी एड्रेस होता है ये पॉइंट करता है हमेशा डोमेन को होस्टिंग सर्वर की तरफ। ठीक है। ये सारी चीजें आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताई हुई हैं, इसलिए मैं दोबारा से इनको डिटेल में नहीं कर रहा। मैं आप इसको आप बेहतर ये है कि आप एक बार फर्स्ट लेक्चर भी देख लीजिएगा, दोबारा रिकॉल कर लीजिएगा, ताकि आपको इस सी पैनल का आइडिया हो जाए। ठीक है। सो ये सी पैनल जो है वो आपका डोमेन के साथ कनेक्ट हो जाता है। मैंने आपको समझाया था पहले दिन कि ये डोमेन अलग चीज होती है और ये जो होस्टिंग सर्वर है ये अलग चीज होती है। सो हमारी इस वक्त डोमेन के साथ हमारा होस्टिंग सर्वर कनेक्टेड है। किस बेस पे कनेक्टेड है? ये है डीएनएस।
ठीक है, ये दो डीएनएस है, इसकी बेस पे ये हम अपनी डोमेन में डालते हैं। हम अपनी डोमेन में जाके उसको कहते हैं कि हमारा DNS 1 ये है और DNS 2 ये है। ठीक है, सो हमारी डोमेन को पता चल जाता है कि जो होस्ट गेटर है या कोई भी होस्टिंग सर्वर है वो किधर है और मैंने किस जगह जाके अपनी फाइल्स को ढूंढना है। ठीक है, सो ये जो डीएनएस वाला सेक्शन आपको मैं दिखा रहा हूँ इस वक्त जो हाईलाइट हो रहा है स्क्रीन पे, ये सेक्शन डोमेन के अंदर जाता है। ठीक है, और इस डोमेन के सेक्शन से फिर इस होस्टिंग सर्वर के साथ आपकी चीजें कनेक्ट होती हैं। ठीक हो गया। सो अच्छा, इसको मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू पहले ये दे दूं कि ये आया किस तरह। आई थिंक वो आपको पहले दे दूं ताकि आपको ज्यादा बेहतर आइडिया हो जाए। सो हमारे पास बहुत सी होस्टिंग सर्विसेज होती हैं। तो आप फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं वेब होस्टिंग, ठीक है, गूगल किया आपने, आपके सामने ये बहुत सी वेबसाइट्स आ गई, होस्टिंगर आ गई, ब्लू होस्ट आ गई, नेम चीप आ गई, गोडैडी आ गई, आयोनस आ गई, 1&1 होस्टिंग कहते हैं इसको, होस्ट ब्रेक, domain.com, 000 वेब होस्ट। अच्छा, अब ये जो 000 वेब होस्ट है ये फ्री वेब होस्टिंग है। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं आपको सिखाऊंगा। इसका फायदा ये है कि ये फ्री वेब होस्टिंग है। ठीक है, तो आप अपनी वेबसाइट को लाइव इसके ऊपर रन कर सकते हैं। इसका हम आखिर में कोर्स करेंगे। ठीक है, मतलब आखिर में मैं आपको इसके ऊपर फ्री सिखाऊंगा, सॉरी फ्री वेबसाइट होस्ट करना सिखाऊंगा। ये जो बाकी होस्टिंग्स होती है ना, जैसे ये साइट ग्राउंड है, होस्ट ब्रेक है, होस्ट गेटर है, ये पेड है, ये पैसे लेती है। मतलब फॉर एग्जांपल कुछ कॉमन नेम जो है ना होस्टिंग्स के, वो मैं आपको बता देता हूँ जिनसे आपको डोमेन और होस्टिंग। अच्छा, ये डोमेन और होस्टिंग यूजुअली सारी वेबसाइट से मिल जाती हैं। ठीक है, डोमेन्स भी और होस्टिंग भी। ठीक है, आप अपनी मर्जी की डोमेन ले सकते हैं। और मैंने आपको पहले दिन ये बात समझाई थी कि जो डोमेन एक बार आपने रजिस्टर कर ली है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई और बंदा रजिस्टर नहीं कर सकता। ठीक है, सो मैं आपको कुछ कॉमन होस्टिंग प्रोवाइडर्स बता दूं। ठीक है, सो पेज पे कर लेते हैं। तो मैं आपको कुछ कॉमन होस्टिंग प्रोवाइडर्स जो है वो बता देता हूँ। ठीक है, जिसको आप यूज कर सकते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास आता है होस्टगेटर, फिर है नेमचीप, और नेमचीप के बाद आपके पास है होस्टिंगर, और फिर गोडैडी एंड सोन। ये बहुत ज्यादा है, ये हंड्रेड्स ऑफ होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं, जितने आपको चाहिए आपको मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने ये इनको एक तरतीब में रखा है, इसकी एक वजह है। होस्टगेटर मैंने सबसे पहले क्यों रखा है, उसकी वजह ये है होस्टगेटर चीप है, सस्ता है। नेम चीप भी सस्ता है। ठीक है, होस्टिंगर जो है वो ठीक है। होस्टगेटर और नेम चीप में जो सर्विस अच्छी है वो होस्टगेटर की है, सस्ता भी है और अच्छा भी है, इसलिए टॉप पे है। उसके बाद नेम चीप है, सस्ता भी है और होस्टिंग बेहतर है। होस्टिंगर उसके बाद है। गोडैडी की होस्टिंग्स बहुत अच्छी है लेकिन ये बहुत कॉस्टली है। ठीक है, इस वजह से इसको मैंने सबसे लास्ट में रखा। लेकिन ये जितने भी होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं ये आपको डोमेन्स और होस्टिंग दोनों चीजें दे सकते हैं। अब हम किसी एक होस्टिंग पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम जाते हैं होस्ट गेटर के ऊपर। ठीक है, अब हम होस्ट गेटर पे जाके होस्ट गेटर को करते हैं विजिट। ये हमारे पास होस्ट गेटर की वेबसाइट आ गई। ठीक है, अच्छा आपको चाहिए क्या, जब आपसे कोई क्लाइंट कहता है कि मुझे मेरी वेबसाइट ऑनलाइन चाहिए, तो आपको उसमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। वेबसाइट, लाइव वेबसाइट रिक्वायरमेंट्स कह लेते हैं इसको। लाइव वेबसाइट रिक्वायरमेंट्स में आपको क्या क्या चाहिए। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है कि लाइव वेबसाइट रिक्वायरमेंट, एक बंदा कहता है यार मैंने अपनी वेबसाइट लाइव करनी है, मुझे बताओ क्या क्या चाहिए। ठीक है, मतलब आपने किसी बंदे को कोटेशन देनी है। ठीक है, कि यार मुझे मेरी वेबसाइट लाइव करने का बताओ क्या क्या चाहिए। तो उसमें दो चीजें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि क्या उसकी वेबसाइट बनी हुई है कि नहीं। ठीक है, अगर उसकी वेबसाइट नहीं बनी हुई तो क्या रिक्वायरमेंट्स है, और अगर वेबसाइट बनी हुई है तो क्या रिक्वायरमेंट है। तो पहले हम बेसिक रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं, जो बनी हुई वेबसाइट या ना बनी हुई दोनों सूरतों में बेसिक चाहिए। वो मैं सबसे पहले तो चाहिए एक डोमेन, डोमेन नेम। ठीक है, जो कि आपकी वेबसाइट की वेबसाइट यूआरएल भी आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये चाहिए। जब भी आपसे कोई क्लाइंट कहे कि यार मुझे बताओ कि मुझे क्या क्या चाहिए वेबसाइट के लिए। ठीक है, मैंने वेबसाइट अपनी लाइव करनी है, मुझे खर्चा बताओ और मुझे बताओ क्या क्या चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको चाहिए डोमेन, दूसरे नंबर पे उसको चाहिए होस्टिंग सर्वर, तीसरे नंबर पे चीज होती है SSL। लेकिन ये होस्टिंग सर्वर्स के साथ ही आती है, यूजुअली साथ आती है, लेकिन मैं आपको अलग इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि ये तीन कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मर्ज होके एक वेबसाइट को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चौथी चीज आती है कि वेबसाइट की फाइल्स जो उस होस्टिंग सर्वर पे लाइव होंगी। ठीक है, क्योंकि ये जो होस्टिंग सर्वर है
ये तो खाली है। इसके उसने तो आपको एक स्पेस दे दिया ना ऑनलाइन, आपको एक यूं समझे आपने ऑनलाइन एक जमीन खरीद ली है छोटी सी, वो खाली है, उस पर घर तो आपने बनाना है, वो घर है असल में ये वेबसाइट। ठीक है। सो वो जो वेबसाइट्स की फाइल्स हैं वो अब डिपेंड करता है कि वो अगर तो बनी हुई है तो वो आपको वेबसाइट की फाइल्स दे देगा। अच्छा, वेबसाइट्स की फाइल अगर वो कहता है वेबसाइट बनी हुई है तो आपने उससे मांगना क्या, क्या आपने उससे मांगना है फाइल्स प्लस डेटाबेस। ठीक है, दो चीजें आपने उससे मांगनी है। अगर वो क्लाइंट कहता है कि मेरे पास वेबसाइट बनी पड़ी है, आपने सिर्फ मुझे लाइव करके देनी है, तो आपने उससे मांगनी है कि वेबसाइट की मुझे सारी फाइल्स दो और मुझे डेटाबेस दो, ये दो चीजें मुझे दो, तो मैं आपकी वेबसाइट को लाइव करके आपको दूंगा और डेफिनेटली आप इसका चार्ज भी करेंगे। यूजुअली इस चीज के ना फाइवर के ऊपर $10 to $15 चार्ज करते हैं। ठीक है, $10 to $15 को आप कन्वर्ट कर सकते हैं पाकिस्तानी रुपीज में। किसी पाकिस्तानी क्लाइंट को आप कहें तो आप अराउंड 5,000 इस चीज का चार्ज कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं साथ साथ आपको कॉस्टिंग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि होता ये है कि इंटरेस्ट जो है वो मेन मॉनिटरी एक बहुत बड़ी इंटरेस्ट है ना, इंसान की जिंदगी में पैसा एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। ठीक है। सो अब हमने ये जो स्किल सीखा है, इतना कुछ सीखा है, इसका कोई फायदा भी तो होना चाहिए। उसका फायदा अब मैं आपको ऐसा ऐसा बताना शुरू करूंगा इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट लेक्चर तो होगा इसी पे ना, कि आपने अपनी स्किल को बेच के कमाना किस तरह। अभी तक तो आपने स्किल सीखी है। पहली बात तो ये कि आपने स्किल पक्की कर ली है। बहुत ज्यादा कंपटीशन है सॉफ्टवेयर और उसमें उसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है, ये आपने ध्यान में रखना। इसलिए आपको ये मोहतात रहना है कि यू डोंट नो कि आप किधर लाए करते हैं। ठीक है। आपसे बहुत बहुत प्रोफेशनल लोग भी हैं। सो आपने कैसे इतने प्रोफेशनल लोगों में से किसी क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है, उसका सबसे पहला तरीका यही है कि आपने मेहनत से प्रॉपर हर चीज डिलीवर करनी है। दूसरे नंबर पे आपने प्रोफेशनलिज्म और प्राइवेसी का ख्याल रखना है। ठीक है। अगर एक क्लाइंट की वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर कोई पर्सनल डाटा है, कोई उसकी प्राइवेट चीजें हैं, सो यू आर नॉट अलाउड कि आप उसकी वेबसाइट कॉपी कर लें और दूसरे लोगों को भी वो चिपकाना शुरू कर दें। ठीक है। ये एथिक्स होती हैं, करने को आप कर सकते हैं। देखिए, आपको एक क्लाइंट ने अगर वेबसाइट की फाइल तो डेटाबेस दे दी है, अगर आप उसके सर्वर पे डाल सकते हैं तो आप 100 और सर्वर्स पे भी डाल सकते हैं, लेकिन एथिकली ये चीज गलत है। ठीक है। और जब आप एथिकली इन चीजों को गलत चीजों के साथ आप मुंसलिक हो जाएंगे, तो फिर टेक्निकली आप एक किस्म का हरामी कमा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको उस चीज की इजाजत नहीं थी। सेकेंडली, आपका प्रोफेशनलिज्म जीरो है। फिर उसके बाद आपको फाइवर या इंटरनेशनल मार्केट के बीच में मौका नहीं मिलेगा। ठीक है। एक बार आपसे कोई बंदा काम कराएगा, आपकी एथिक्स ही ठीक नहीं होगी, नेक्स्ट टाइम आपके पास कोई नहीं आएगा। ठीक है। सो खैर, ये बीच में छोटा सा ऐसे लेक्चर आ गया एथिक्स का। सो एनीवेज, हम वापस आते हैं। सो वेबसाइट की फाइल्स जो है वो आपको चाहिए। अच्छा, अगर ये वेबसाइट की फाइल जो है ये उसके पास नहीं है, तो दैट मीन्स कि वो ये बंदा कह रहा है कि मुझे वेबसाइट बना के भी दो और फिर उसको लाइव करो। ठीक है। सो फिर उसमें ये है कि आप उसे कहें कि भाई मुझे ये चीजें आप खरीद दो ताकि मैं आपकी वेबसाइट शुरू से ही ऑनलाइन ही बनाऊं। और अगर वो कहता है नहीं आप पहले बना के दिखाओ फिर मैं ऑनलाइन करूंगा, तो फिर आप उसी तरह ही लोकल होस्ट के ऊपर जैम्प के ऊपर वेबसाइट बनाएंगे। तो अब आपके पास ये वाली रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी, आपके पास वेबसाइट की फाइल्स और उसकी डेटाबेस आ गई। मैं आपको भी सिखाऊंगा कि जैम्प से हम वेबसाइट को किस तरह लाइव करते हैं और डेटाबेस और फाइल्स क्या चीजें होती हैं। ठीक है। सो ये चार बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी वेबसाइट की। ये सारी चीजें ना, ये जो होस्टिंग सर्वर है इसको आप टू बी स्पेसिफिक सी पैनल कह सकते हैं। ठीक है। तो आपको असल में चाहिए होता है डोमेन और आपको सी पैनल के लॉगिन्स। अच्छा, अब इसमें दो चीजें होती हैं। एक तरीका ये इसमें होता है कि आप डोमेन और होस्टिंग एक ही वेबसाइट से ले लें, तो फिर आपकी डोमेन के जो डीएनएस होते हैं वो होस्टिंग सर्वर खुद ही कनेक्ट कर लेता है, अपने साथ जोड़ लेता है, उसको पता होता है कि कौन सी डोमेन है। ठीक है। एक तरीका ये होता है कि हो सकता है, क्योंकि ये दोनों चीजें अलग अलग ली जा सकती हैं, इन दोनों के दरमियान में सिर्फ आपने एक ब्रिज क्रिएट करना है, या आप अलग अलग जगह से भी ले सकते हैं। अब लेट्स सपोज किसी क्लाइंट ने डोमेन नेम ली है होस्टगेटर से और होस्टिंग ली है नेम चीप से। लेट्स सपोज उसको कोई ऑफर मिल रही थी, डोमेन उसको सस्ती मिल रही थी होस्टगेटर से और होस्टिंग सर्वर मिल रहा था सस्ता नेम चीप से। ठीक है। तो उसने कहा ठीक है जी, मैं नेम चीप से होस्टिंग ले लेता हूँ, होस्टगेटर से डोमेन ले लेता हूँ। ये बहुत कम केसेस होते हैं, यूजुअली ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं आपको एज फॉर सेफ साइड ये चीजें समझा रहा हूँ, आपको पता होनी चाहिए। इवन आप एसएसएल भी एक डिफरेंट सर्विस से ले सकते हैं। हो सकता है एसएसएल आपने जाके गोडैडी से लिया, हालांकि कोई पागल ही होगा जो गोडैडी से लेगा। गोडैडी इज वेरी कॉस्टली अगर आप छोटे लेवल की बात करें, क्योंकि आप इस वक्त बिल्कुल इनिशियल स्टार्ट में। ठीक है। तो गोडैडी बहुत कॉस्टली है आप लोगों के लिए।
एनीवेज ये अलग अलग जगहों से लिए जा सकते हैं। इन सारों को आपने आपस में कनेक्ट किस तरह करना है, ठीक है, उसमें मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अगर एक बंदा कहता है कि मेरी डोमेन होस्टगेटर से है और मेरा जो सर्वर है वो नेम चीप से है, तो आपने उसे कहना है भाई मुझे होस्टगेटर के भी लॉगिन्स दो और मुझे नेम चीप के भी लॉगिन्स दो, ठीक है। सी पैनल के लॉगिन्स इस अकाउंट से मिलेंगे, नेम चीप से मिलेंगे, ठीक है। मतलब जिस जगह होस्टिंग सर्वर पड़ा है वहां से उसके सी पैनल के लॉगिन्स मिलते हैं, फिर आप सी पैनल से लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन पहली बार आपको लॉगिन्स किसी सर्विस प्रोवाइडर से मिलेगी, डायरेक्टली सी पैनल नहीं आप खोल सकते जब तक आपके पास ये लॉगिन्स नहीं है, ठीक है। या आप आप खुद क्लाइंट है या आपने क्लाइंट की ईमेल से उससे फॉरवर्ड करवा लिए हैं लॉगिन्स, क्योंकि ईमेल के ऊपर लॉगिन्स आते हैं, ठीक है। सो आपने क्या किया, आपने डोमेन को होस्टगेटर पे उसने परचेज किया और होस्टिंग सर्वर को उसने नेम चीप पे परचेज किया, ठीक है। हेलो, मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है कि नहीं, मुझे ये बताइएगा प्लीज। मुझे लग रहा है कि पता नहीं मेरा माइक चल रहा है कि नहीं। काइंडली चैट में लिखिएगा अगर आपको आवाज आ रही है तो। ओके फाइन। ओके सो डोमेन जो होती है वो उसने होस्टगेटर से ली, होस्टिंग उसने नेमचीप से ली। तो आप क्या करेंगे, आप होस्टगेटर खोलेंगे, ठीक है, और होस्टगेटर के अंदर जाके आप उसके नेम सर्वर में नेम चीप के नेम सर्वर ऐड कर देंगे। वो नेम सर्वर आपको नेम चीप वाले बताएंगे कि हमारे ये नेम सर्वर है। मतलब कि जिस तरह आपने आप एज्यूम करेंगे जो डोमेन है ना ये एक टीसीएस का राइडर है, ठीक है। ये जो डोमेन है ये एक टीसीएस का राइडर है और जो होस्टिंग सर्वर है ये एक एड्रेस है, ठीक है, एक घर है। इस टीसीएस के राइडर ने इस घर तक पहुंचना है, तो वो कैसे पहुंचेगा, एक एड्रेस के थ्रू, ठीक है। उसको इसके घर का एड्रेस पता होगा तो वो इस पे पहुंचेगा ना। और फिर जब वो इस घर पे पहुंचेगा तो इस घर में तो बहुत से लोग रहते होंगे। फिर वो कहेगा हाँ जी मुझे फलां बंदा, लेट्स सपोज मैंने कोई चीज ऑर्डर की है, तो वो जो राइडर होगा वो मेरे घर आएगा और कहेगा जी नुमान की, मुझे नुमान की ये फलां चीज है, नुमान को बुलाएं, ठीक है। मतलब ये मैं आपको लाइव एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, एक जनरल एग्जांपल, ताकि आपको आप उस चीज को इस पे मैप कर सकें। तो डोमेन हो गया एक टीसीएस का राइडर और होस्टिंग सर्वर हो गया एक घर, ठीक है। और घर के अंदर भी, घर के अंदर बहुत से लोग रहते हैं। तो होस्टिंग सर्वर्स भी जो होते हैं ये इनके अंदर बहुत सी वेबसाइट्स होती हैं। अब उसमें से आपकी वेबसाइट कैसे पता चलेगी, ये इस डोमेन इस टीसीएस राइडर को ये बात पता हो, ठीक है। इस टीसीएस राइडर को ये बात पता होनी चाहिए कि मैंने किस बंदे को बुलाना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये आपका एड्रेस लेके इधर आएगा होस्टिंग वाले के पास और कहेगा जी मुझे नुमान से मिला दो। फिर नुमान बाहर आएगा और वो इसको फाइल, मतलब फॉर एग्जांपल साइन करके आपने चीज ले ली। इसी तरह ही डोमेन आपकी होस्टिंग सर्वर से एक एड्रेस के थ्रू कनेक्ट होती है और वो जिस एड्रेस के थ्रू कनेक्ट होती है उसको हम कहते हैं नेम सर्वर, ठीक है। और वो हर डोमेन, हर होस्टिंग सर्वर का अपना होता है एड्रेस, हर बंदे का अपना होता है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर आप नेम चीप की आपने होस्टिंग ली है तो आप उसका उसका एड्रेस होता है dns1.namecheap.hosting.com, ठीक है। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, आप गूगल करेंगे तो आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। तो ये namecheaphosting.com, ये दो डीएनएस होते हैं ऑलवेज, वन और टू, ठीक है। और डोमेन में भी जगह, डोमेन में लिखा होता है नेम सर्वर या शॉर्ट फॉर्म एनएस, ठीक है। तो आपने, ये आपका इन शॉर्ट हुआ NS1 नेम सर्वर 1 और ये हुआ नेम सर्वर 2, ठीक है। डीएनएस डोमेन नेम सर्वर या नेम सर्वर एक ही बात है। तो आप इस तरह आपको नेम सर्वर जो है वो लगाना होगा, ठीक है। अब मैं इसको ना आपको इस चीज को विजुअल समझाता हूँ। अब एज्यूम करें ये आपका होस्टिंग सर्वर है और ये है आपकी डोमेन, ठीक है। अच्छा, आपकी जो डोमेन है, आपका जो होस्टिंग सर्वर है वो है होस्टगेटर पे, ठीक है। और आपकी जो होस्ट डोमेन, सॉरी, जो आपकी होस्टिंग है वो होस्टगेटर पे और जो आपकी डोमेन है वो नेमचीप पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया आपने जो डोमेन ली www.abc.com फॉर एग्जांपल, ये आपकी डोमेन है, ये आपने नेम चीप पे रखी हुई है, ठीक है। और होस्टगेटर पे आपके पास सी पैनल पड़ा है, ठीक हो गया। अब
इन दोनों के दरमियान में ब्रिज कैसे बनेगा? इस abc.com को कैसे पता चलेगा कि मैंने इधर जाके फाइलें इस सी पैनल से उठानी? हाउ? इसको नहीं पता। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा, इसके पास होंगे दो नेम सर्वर्स। ठीक है, तो वो दो नेम सर्वर्स जो हैं वो इस abc.com के पास होंगे। ठीक है, वो मैं यहाँ ऐसे बनाता हूँ। इसके पास दो नेम सर्वर्स होंगे। ठीक है, वो ये वाले होंगे। इस abc.com को पता होगा कि मैंने होस्ट गेटर को जाके बताना है कि, अच्छा इसको कैसे पता चलेगा मैंने होस्ट गेटर जाना है? इससे। अच्छा, अब क्योंकि होस्ट गेटर पे हमारा सी पैनल है तो होस्ट गेटर के अपने नेम सर्वर्स होते हैं, तो हम लाइव एग्जांपल करते हैं। हमारे पास सी पैनल है ना, ये सी पैनल है, उसमें उसने हमें ये नेम सर्वर बताए हुए हैं NS1 NS2। हम क्या करेंगे, हम डोमेन में जाके ये नेम सर्वर डाल देंगे। डोमेन के अंदर जगह होती है इस चीज की, नेम सर्वर की, DNS के अंदर यूजुअली होती है। हमने इस डोमेन को बता दिया, इस वाली डोमेन को, कि भाई ये वाला इस एड्रेस पे तुमने जाके हमेशा फाइलें लेनी है। जब भी तुम्हें कोई बंदा कहे मुझे फाइल्स दो, मतलब abc.com जब विजिट होगी तो क्या असल में कोई क्लाइंट कह रहा है, वो कह रहा है कि मुझे इस वेबसाइट पर डाटा दिखाओ, तो ये क्या करेगा, ये इस एड्रेस को पकड़ेगा और इधर आ जाएगा इस सी पैनल पे। अच्छा, सी पैनल पे क्या, सी पैनल पे बहुत सी वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सी वेबसाइट्स पड़ी हैं, बहुत सी वेबसाइट्स। ठीक है, क्योंकि ये शेयर्ड होस्टिंग होती है, इसमें बहुत सी वेबसाइट्स हैं। इसमें से इसको पता होगा, इस नेम सर्वर के थ्रू इसको पता होगा कि abc.com इसमें किधर पड़ी है। इस एड्रेस पे वो जाएगा और कहेगा मुझे abc.com का डाटा दे दो। वो इधर आके, लेट्स सपोज, अब इस होस्टिंग सर्वर को ये बात पता है कि abc.com वेबसाइट मेरे किधर पड़ी है, तो वो क्या करेगा, वो लेट्स सपोज ये पड़ी है, तो वो इसको पकड़ेगा और इसको उठा के इसको दे देगा। ठीक है, और ये यहां से इसकी फाइलें लेके इधर आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे होस्ट गेटर से इसने एक सी पैनल का डाटा यहाँ ला दिया और ये आगे फिर क्लाइंट को विजिट हो जाएगा। सो इस तरह आपके सी पैनल्स काम करते हैं। SSL भी इस तरह ही काम करता है। SSL में एक की जनरेट होती है, वो की आपने जाके सी पैनल में डालनी होती है, जिस भी होस्टिंग प्रोवाइडर से आपने ली हो, इस नेम सर्वर की जगह वो की आपने इधर डालनी होती है, वो ऑटोमेटिकली लिंक हो जाता है। ठीक हो गया? तो अब हम आते हैं फाइनली अपने सी पैनल की तरफ। ये हमारा सी पैनल है जो लॉगिन होने के बाद ऐसा होता है। ठीक है, सॉरी जस्ट अ मिनट, ये हमारा सी पैनल ठीक हो गया जी। अच्छा, ये हमारा सी पैनल है। अब सी पैनल क्या करता है? सी पैनल के अंदर आप ये देखें, बहुत कुछ आप मैनेज कर सकते हैं इसमें, बहुत सी चीजें। मैं आपको ये सारी नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि ये सारी अभी आपका लेवल नहीं है समझने का, आप लोग अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। सो हमने इसमें से तीन चीजें यूज करनी है। नंबर वन इज फाइल मैनेजर, नंबर टू इज डेटाबेसेस। अच्छा नहीं, तीन से ज्यादा यूज करेंगे हम। हम एक फाइल मैनेजर यूज करेंगे, एक माइस्क्ल डेटाबेस यूज करेंगे, उसी के साथ PHP में एडमिन यूज करेंगे। ये आपको लोकल भी आपने यूज किया होगा, जो हमने पहले दिन सेटअप किया था, आपको याद होगा, वर्डप्रेस में, वो ये चीज है। उसके बाद मैं आपको सब डोमेन्स का भी आइडिया बताऊंगा, सब डोमेन्स क्या होती हैं। और इसके बाद फाइनली हम वर्डप्रेस मैनेजर को भी यूज करेंगे, ताकि आपको ये भी समझ आ जाए कि जिस वेबसाइट में वर्डप्रेस मैनेजर का सॉफ्टवेयर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उसमें आप जीरो से खुद ही वेबसाइट सी पैनल पे बना सकते हैं, बजाय इसके कि आप लोकली जैप की तरह पहले वर्डप्रेस डाउनलोड करें, डाउनलोड करके फिर उसको इंस्टॉल करें और वो सारा कुछ करें। उससे बेहतर है कि आप डायरेक्टली इस पे बना सकते हैं। तो अभी हम स्टेप 1 करने लगे हैं, जिसके बीच में हम किस सिनेरियो को फॉलो करेंगे? हम इस सिनेरियो को फॉलो करेंगे जिसके अंदर हमारे पास वेबसाइट की फाइल्स मौजूद हैं लेकिन लोकल है। तो हम, ये जो हमारे पास फाइल्स हैं ये लोकल पड़ी हुई हैं, ये वाली फाइल्स हमारे पास लोकल है, और हमने डोमेन और होस्टिंग ले ली है। ठीक है, वो हमारे पास एग्जांपल है किस चीज की, कि लेट्स सपोज मैं ये बाकी एरिया जरा क्लियर कर लेता हूँ। तो ये हमारा एजेंडा है। ठीक है, तो हमारे पास जो डोमेन है, डोमेन हमारे पास आ चुकी है, होस्टिंग हमारे पास आ चुकी है, डोमेन भी आ गई, होस्टिंग भी आ गई। डोमेन किस तरह आ गई? डोमेन हमारी ये है, डोमेन tenderfellow.com। होस्टिंग क्या है हमारी? सी पैनल, ये जो खुला हुआ है ये सी पैनल है, ये देखिए ये लिखा हुआ है। तो ये जो डोमेन है ये सी पैनल के साथ लिंक्ड है। ठीक हो गया? और किसके थ्रू लिंक्ड है? इन होस्टिंग्स के थ्रू लिंक्ड है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि हर सी पैनल अपना डीएनएस दिखाए, ये होस्ट गेटर वाले दिखाते हैं, बाकी लोग कुछ नहीं दिखाते। तो वो डीएनएस आपको ढूंढने होते हैं, वो आप किस तरह ढूंढ सकते हैं? सिंपल सी बात है,
आपने लिखना है फॉर एग्जांपल होस्ट गेटर के आपको डीएनएस चाहिए, आप लिखेंगे होस्ट गेटर डीएनएस या नेम सर्वर्स, ठीक है। नेम सर्वर लिखें, बाकी बेबी प्लान अभी आपको समझ नहीं आएगा क्या चीज़ है। तो ये इनका एफएक्यू है। इसके अंदर उन्होंने पूरा बताया हुआ है कि आप कौन सा सर्वर अगर यूज कर रहे हैं तो आपने कौन सा यूज करना है। अब ये उन्होंने होस्ट गेटर के वो बताए हैं कि आपका कौन सा नेम सर्वर है। एक तो वो उन्होंने कहा जी आपको हम अपने ईमेल में भेज देते हैं, ठीक है, आपके वेलकम ईमेल में। दूसरा उसने कहा अगर आपको ऐसे नहीं मिल रहा आप कस्टमर पोर्टल के अंदर जाके ढूंढें, ये वो पोर्टल है जो मैंने आपको बताया था जहाँ से आप ढूंढ सकते हैं। तीसरा वो कहते हैं जी आप सी पैनल के अंदर भी देख सकते हैं इस जगह पे, ठीक है। ये होस्ट गेटर है। इस तरह आप फॉर एग्जांपल कहते हैं नेम चीफ डीएनएस सर्वर्स, ठीक है। तो अब हम इसको फॉर एग्जांपल क्लिक करते हैं तो इसके अंदर इसने देखें आपको सारे ये नेम सर्वर्स यहाँ, सॉरी यहाँ नहीं बताया, आप लिखेंगे नेम चीफ नेम सर्वर्स लिखते हैं आप, नेम सर्वर्स शेयर होस्टिंग। अच्छा शेयर होस्टिंग क्या होती है ये भी मैं भी आपको अभी समझाने लगा हूँ कि आपने लेना क्या है। शेयर होस्टिंग क्या चीज होती है। ओके ये देखें, ये उन्होंने आपको डोमेन के नेम सर्वर्स बताए, DNS1 डॉट नेम की होस्टिंग, DNS2 डॉट नेम की होस्टिंग, ठीक हो गया। सो ये इस तरह आपको हर किसी के मिल जाते हैं, ये ओपन पड़े होते हैं, कोई इसमें बड़ी साइंस नहीं है। अच्छा आपने ये ध्यान में रखना है कि मैंने आपको आई थिंक ये बात फर्स्ट डे बताई थी या नहीं बताई थी, अगर नहीं बताई तो चलो मैं आपको भी बता देता हूँ। हमारा जो वर्ड प्रेस है ये रन होता है किस एनवायरनमेंट पे, हमारा जो वर्ड प्रेस है ये रन होता है PHP के ऊपर, ठीक है। PHP जो है ये चलती है, इसके लिए हम जो होस्टिंग सर्वर यूज करते हैं वो होता है लिनक्स होस्टिंग सर्वर। आपने ये हमेशा ध्यान में रखना है। विंडोज होस्टिंग भी होती है, ठीक है। हमने विंडोज होस्टिंग नहीं यूज करनी और किसी भी ईमेल डोमेन प्रोवाइडर या सॉरी होस्टिंग प्रोवाइडर से हमने विंडोज होस्टिंग नहीं लेनी, हमने हमेशा जब भी लेनी है लिनक्स होस्टिंग लेनी है। और अगर आपने एक सिंगल वेबसाइट के लिए लेनी है तो आपने हमेशा लिनक्स होस्टिंग शेयर्ड लेनी है, शेयर्ड होस्टिंग लेनी है आपने, ठीक है। शेयर्ड होस्टिंग हमेशा आपको सस्ती पड़ती है, मतलब शेयर्ड स्पेस होती है ना वो आपको सस्ती पड़ती है। सिंपल सी बात है, आप होटल में एक रूम लेंगे अकेला अपने लिए वो महंगा पड़ेगा, उसी को आप 3 लोगों से शेयर करेंगे वो सस्ता पड़ जाएगा, ठीक है। इस तरह ऑनलाइन जो आपकी होस्टिंग्स है वो भी अगर आप शेयर लेंगे तो वो सस्ती पड़ेगी, अगर आप डेडिकेटेड लेंगे तो महंगी पड़ेगी। होस्टिंग सर्वर की पहली कैटेगरी तो ये होगी कि हमेशा वो लिनक्स होनी चाहिए, ये आपने ध्यान में रखना। अब आगे इनकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, होस्टिंग्स की आगे क्या क्या टाइप्स होती है वो आप मैं लिख रहा हूँ। हमारे पास होस्टिंग की जो टाइप्स होती हैं, होस्टिंग टाइप्स, ठीक है। मतलब होस्टिंग हमारे पास कितने टाइप्स की होती हैं, उसमें सबसे पहले तो यही आ गई शेयर्ड। अच्छा ये मेक श्योर करना है कि ये लिनक्स की हम बात कर रहे हैं, विंडोज की अपनी होती हैं, इसके अलावा और बहुत किस्म की होस्टिंग हैं, लेकिन हम इस वक्त लिनक्स होस्टिंग की बात कर रहे हैं। शेयर्ड होती है, दूसरी होती है VPS, तीसरी होती है डेडिकेटेड, ठीक है। सो जो शेयर्ड होस्टिंग होती है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको एक होस्टिंग मिलती है किसी ऐसे सर्वर के ऊपर जहां उसी सर्वर पे और बहुत सी वेबसाइट्स पड़ी है, ठीक है। लेकिन वो आपको सस्ती पड़ती है और एक दो वेबसाइट्स के लिए इनफ होती है, ठीक है। इस वक्त जो हमारी ये टेंडर फेलो वाली जो डोमेन हमने डाली हुई है ये भी शेयर्ड होस्टिंग के ऊपर है और ये इनफ है, इजीली ये मैनेज कर सकती है, ठीक है। दूसरी होस्टिंग होती है आपकी VPS, इसको कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। इसमें क्या होता है, इसमें ना होस्टिंग वाला जो प्रोवाइडर है वो आपको आपका अपना एक अपना प्राइवेट सर्वर दे देता है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका प्राइवेट सर्वर है वो आपका है, उसमें कोई और वेबसाइट नहीं आ सकती। तो डेफिनेटली ये प्राइवेट है तो महंगा भी होगा। फिर आता है डेडिकेटेड सर्वर, इसमें पूरा कंप्यूटर ही आपको अलग दे दिया जाता है। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर में क्या होता है, आपको सर्वर फिजिकली एक सर्वर के अंदर बहुत से सर्वर्स होते हैं, ये अब मैं आपको उस तरह से समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि एक्चुअली आपको सर्वर्स का नॉलेज नहीं है। तो आप ये समझ लें कि बस ये एक प्राइवेट स्पेस होती है लेकिन वर्चुअल होती है। मतलब कि जिस तरह आपके, ऐसे समझाता हूं मैं आपको, देखें ये 3 पार्टीशंस हैं।
फॉर एग्जांपल मैं इस पार्टीशन में जाता हूँ और इस पार्टीशन के अंदर मैं जाके एक फोल्डर बना देता हूँ ये वाला, और एक फोल्डर बनाता हूँ ये वाला। अज्यूम करें ये दो वेबसाइट्स हैं, ठीक है, ये दो वेबसाइट्स हैं। अब ये वाली जो वेबसाइट है और ये वाली जो वेबसाइट है, इनकी अपनी अपनी फाइल्स हैं, सारी अंदर अपनी अपनी फाइल्स हैं, ठीक है। लेकिन ये सारी वेबसाइट्स इस तरह और 100 फोल्डर्स पड़े होंगे, वो सारी एक ही जगह पड़ी है, ये है शेयर्ड होस्टिंग। अच्छा, अब इससे आप बाहर आ जाए, ये एक पार्टीशन है, ठीक है, एक पार्टीशन है ये, एक कंप्यूटर पे ये एक पार्टीशन है। अगर ये पूरी पार्टीशन आप ले लेते हैं, आप कहते हैं कि मुझे फोल्डर वाइज नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं इस पार्टीशन के अंदर मेरे जितने फोल्डर हो वो मेरे ही हो, किसी और के ना हो, तो ये हो गया वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, ठीक है। और अगर आप ये जो कंप्यूटर है पूरा, ये जो मैं कंप्यूटर जो यूज कर रहा हूँ, मैं ये पूरा लैपटॉप ही किसी को रेंट पे दे देता हूँ कि यार ये पूरा ही तुम रख लो, वो होता है डेडिकेटेड सर्वर, ठीक है। सो वर्चुअल सर्वर का मतलब ये कि फॉर एग्जांपल अब ये डी वर्क ड्राइव है, तो ये तो सिर्फ वर्चुअल है ना, कहीं आप इसको पकड़ तो नहीं सकते, टच तो नहीं कर सकते हाथ में। जो चीज वर्चुअल होती है उसको आप टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये वर्चुअल ड्राइव एक बन गई। और अगर मैं ये पूरा लैपटॉप ही किसी को रेंट पे दे देता हूँ, ठीक है, दैट मीन्स कि मैंने एक डेडिकेटेड सर्वर ले लिया। सो ये डेडिकेटेड सर्वर इस तरह होता है, और डेफिनेटली ये उससे भी महंगा होगा क्योंकि इसमें पूरा कंप्यूटर ही आपने ऑनलाइन रेंट कर लिया। तो हम मेनली शेयर्ड लिनक्स होस्टिंग यूज करते हैं। आपने जब भी किसी भी जगह सर्च करना है, आपने शेयर्ड लिनक्स होस्टिंग यूज करना है, और आपको हर प्रोवाइडर पे यकीनन ये मिलेगा। लेट्स सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं नेमचीफ की, गोडैडी की और होस्टगेटर की। हमने 3 वेबसाइट्स खोल ली। अब इसमें देखिए, सबसे पहले आप, उसने कहा जी आप डोमेन लेते हैं, होस्टिंग लेते हैं, क्या लेते हैं। अच्छा, एक इन्होंने ना वर्डप्रेस होस्टिंग एक नई निकाली है, ये आपने नहीं लेनी। ये मैनेज्ड होस्टिंग होती है, इसमें ये होता है कि वर्डप्रेस की सारी वो उन्होंने सेटिंग्स खुद की होती है, इसके अंदर आपको कंट्रोल नहीं मिलता। सो ये आपने नहीं लेना, डेवलपर्स ये नहीं लेते, ये हमेशा वो लोग लेते हैं जो कि टेक सेवी नहीं होते लेकिन थोड़ा बहुत वर्डप्रेस जानते हैं, ठीक है। और वो कहते हैं यार हम अपना काम खुद ही कर लेंगे, तो उनको फिर वर्डप्रेस होस्टिंग चाहिए होती है, क्योंकि वो फिर मैनेज नहीं कर सकते सी पैनल वगैरह को, उनको समझ नहीं आती है सी पैनल क्या चीज है, इसलिए फिर वो ये वर्डप्रेस होस्टिंग ले लेते हैं। तो आपने ये नहीं लेनी, रीसेलर और वीपीएस ऑलमोस्ट एक ही चीज होती है, फिर डेडिकेटेड सर्वर्स आ गए आपके पास, ठीक हो गया। लेकिन ये देखें टॉप पे शेयर्ड होस्टिंग है, क्योंकि सबसे ज्यादा टॉप सेलिंग ही यही है। अब हम इस पे क्लिक कर लेते हैं, आगे आते हैं गोडैडी पे। इस पे हम कहते हैं वेबसाइट्स एंड होस्टिंग, होस्टिंग के अंदर हम कहते हैं अगेन, इसमें भी देखें वर्डप्रेस होस्टिंग, वर्डप्रेस ई कॉमर्स होस्टिंग, उसने और नए किस्म के डाल दिए। आप वेब होस्टिंग में आ जाए सादे में, होस्टगेटर पे आते हैं, होस्टगेटर पे भी इसी तरह ही हम कहते हैं होस्टिंग, और होस्टिंग में हम कहते हैं शेयर्ड होस्टिंग, ठीक है। हर जगह देखें आपको शेयर्ड होस्टिंग मिल रही है। शेयर्ड होस्टिंग के पैकेजेस होते हैं, आप ये देखें, ये पहला पैकेज है $2.18 पर मंथ है। इसके अंदर वो कहता है जी कि मैं आपको 3 वेबसाइट्स एक होस्टिंग पे होस्ट करने दूंगा और 20 GB की स्पेस दूंगा, SSD, और 30 डोमेन बेस्ड मेल बॉक्सेस, मतलब के ईमेल्स दूंगा, ठीक है। अच्छा, अगला पैकेज है जी स्टेलर प्लस, उसका 2.98 पर मंथ है। उसके अंदर मैं आपको अनलिमिटेड डोमेन्स दूंगा, अनलिमिटेड होस्टिंग दूंगा, सारा कुछ इस तरह दे दूंगा, ठीक है। तो इसमें से फिर जो आपको सूट करता है वो आप ले लें। अब इसमें देखें 2.18 और 2.98 में कोई खास फर्क नहीं है, डिफरेंस नहीं है। लेकिन आपने एक चीज गौर करनी है कि ये फर्स्ट मंथ के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए सॉरी। अगर आप नेक्स्ट ईयर इसको लेंगे तो यही 2.18 आपको 4.48 में पड़ेगा, और ये 2.98 आपको 6.48 में पड़ेगा। तो देखें $2 का फर्क आ गया, यहाँ तो कुछ पेंस का फर्क था, ठीक है, लेकिन यहाँ पूरे डॉलर्स, $2 का फर्क आ गया। तो इस तरह फिर ये चीजें, आपने $2 पर मंथ का फर्क है, तो दैट मीन्स 12 इंटू 2 $24 का डिफरेंस आ गया। तो ये चीजें फिर आपने क्लाइंट के साथ देखनी होती हैं, और इसको देखने के बाद आपने फिर यहाँ से कोई ना कोई आपने इसको गेट स्टार्टेड करना है। आप जब आप इसको गेट स्टार्टेड करेंगे, ठीक है, तो ये आपसे कहेगा ओके जी आप मुझे बताएं डोमेन नेम कैसे कनेक्ट करनी है। कोई नई डोमेन लेंगे या आपके पास कोई ऑलरेडी डोमेन है जिसको आप लिंक करना चाहते हैं। अगर आप किसी और डोमेन को लिंक करना चाहते हैं तो वो कहेगा ओके उस डोमेन का इधर नाम लिख दें, तो वो आपने सिर्फ नाम लिख देना है। अगर आपकी डोमेन किसी और होस्टिंग सर्वर पे पड़ी है, जैसे मैंने एग्जांपल में आपको समझाया था, लेकिन अगर आप डोमेन ही इसी से परचेज कर रहे हैं, और मैं आपको सजेस्ट भी यही करूंगा कि आप दोनों चीजें एक ही जगह से लें, तो फिर आप न्यू डोमेन नेम यहाँ लिखेंगे तो वो पहले सर्च करेगा कि ये अवेलेबल भी है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ noman.com, सर्च करते हैं, देखते हैं कि ये अवेलेबल है कि नहीं, मतलब अगर किसी ने ना ली हुई पूरी दुनिया में तो अवेलेबल होगी। उसने कहा जी देखें noman.com इज टेकन, आप नहीं ले सकते। उसने कहा आप noman.fun ले लें, पोस्ट ले लें, उसने आपको और सजेशंस दे दी। अब आपकी मर्जी है आप इसमें इसको कैसे लेना चाहते हैं। वो कहता है डोमेन फ्री है,
लेकिन वो 0.0 पर ईयर, वो कहता है फर्स्ट टाइम के लिए आपकी डोमेन फ्री है, आप इसमें से कोई भी डोमेन चूज कर लें, ये फ्री है। ये आपके सामने देखो सब 0 पे आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ noman.tech ले लेते हैं। अच्छा, मैं इस पे क्लिक करूंगा और मैं कहूंगा कनेक्ट टू होस्टिंग, तो ये वाली मेरी डोमेन अब इस होस्टिंग जो मैं ले रहा हूँ इसके साथ लॉक हो गई है। उसने टोटल बिल बना दिया जी $26। $26 क्यों बनाया? उसने बनाया स्टेलर पैकेज के हिसाब से पूरे साल का। ठीक है, एक महीने का $2, 2.98, तो वो ऑलमोस्ट 26 ही बनते हैं। अब आप इसको ऐड टू कार्ट करेंगे, और ऐड टू कार्ट करने के बाद अब ये आपको सब टोटल दिखा रहा है, कहता है जी आपने डोमेन 1 साल के लिए ली है, डोमेन की प्राइवेसी ली है। अच्छा, ये प्राइवेसी अगर तो फ्री है और फ्री फॉर एवर है तो फिर तो ले ले, और अगर ये फ्री और फ्री फॉर एवर नहीं है तो इसको लेने की जरूरत नहीं है, इसको आप ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, आपको नहीं जरूरत। कोई कुछ होस्टिंग्स हैं जो इसको चार्ज करती हैं, यूजुअली GoDaddy, तो आपको डोमेन प्राइवेसी नहीं चाहिए। डोमेन प्राइवेसी की होती है कि इसके अंदर कोई भी डोमेन है ना, उसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं कि ये किसके नाम पे है, उसका ईमेल क्या है। तो प्राइवेसी जब आप ऑन कर देते हैं तो वो चीजें हाइड हो जाती हैं। सिर्फ इतना सा फर्क है, जैसे स्टेटस प्राइवेसी है व्हाट्सएप की, या आपकी प्रोफाइल पिक्चर की प्राइवेसी, इस तरह ये डोमेन की प्राइवेसी। ठीक है, और उसके बाद ये आपका होस्टिंग है जिसका नाम है स्टेलर। ये उन्होंने अपने नाम रखे होते हैं, ये हर उसका अपना ही होता है। ठीक है, इन्होंने स्टेलर रखा हुआ है, आप बाकी होस्टिंग्स में देखेंगे डिफरेंट होगा। ठीक है, सो ये सारा कुछ किया। उसके बाद अगर कोई प्रोमो कोड है वो लगाएंगे, कंफर्म ऑर्डर करेंगे, ये आपसे आप कहेगा जी आपके पास कोई अकाउंट है। मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है, तो इसलिए वो मुझे असल में डायरेक्टली पेमेंट पे आके ले गया। ठीक है, अगर मेरा अकाउंट लॉग्ड इन ना होता तो फिर वो मुझे कहता जी कि आप अपना अकाउंट लॉग इन करें, तो यहाँ से आप फिर पेमेंट करेंगे। अच्छा, अब पेमेंट भी एक बहुत बड़ा इशू होता है अक्सर स्टूडेंट्स के लिए, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग नया पे या सादा पे, ये दो पेमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। एक है नया पे, एक है सादा पे। ठीक है, इसका फायदा ये है कि वो लोग जो बैंक अकाउंट नहीं बना सकते और वर्चुअल और ऑनलाइन कार्ड यूज करना चाहते हैं पेमेंट्स वगैरह के लिए, उनको ये बिल्कुल फ्री अकाउंट्स हैं। ये दोनों सादा पे और नया पे बिल्कुल फ्री है। ठीक है, आप इनको सिंपली परचेज करें, आई मीन से गूगल प्ले या ऐप स्टोर जो भी आपके पास फोन है डाउनलोड करें, और अपनी वेरिफिकेशन करें, और आपको फ्री कार्ड भी मिलेगा, आपके नाम का कार्ड भी आ जाएगा। ठीक है, और आप इस कार्ड में पैसे डलवाएं जस्ट लाइक इजी पैसा, और आप इसको यूज करें। इस तरह सादा पे भी है। ठीक है, और सादा पे ज्यादा बेहतर है, ये क्योंकि मास्टर कार्ड है, और प्लस ये इंटरनेशनल पेमेंट्स में ज्यादा बेहतर है नया पे से। और नया पे लाइक इजी पैसा ही है, ये इंटर सॉरी ये नेशनल जो पेमेंट्स है ना, जो अंदर इंटर कंट्री होती हैं उनके लिए ठीक है। और ये सदा पे इंटरनेशनल बाहर की अब्रॉड पेमेंट्स के लिए भी ठीक है, फाइवर्स फ्रीलांसर्स के लिए सबसे बेहतरीन है ये। ठीक है, सदा पे। और मेनली आगे ये प्योनीर से जाके कनेक्ट भी होने लगा है। प्योनीर क्या चीज़ है, और ये क्या कहाँ यूज होता है, किस चीज़ के लिए यूज होता है, ये आपको इनशाला जो फाइवर का लेक्चर होगा उसमें मैं फिर आपको मजीद हम इस पे एक्सप्लेनेशन देंगे। हमारे साथ ट्रेनर भी होंगे इनशाला एक, सो वो आपको इस पे लेक्चर बेहतरीन देंगे। तो एनीवेज आप इन दोनों से साइन अप करके अपने कार्ड्स ऑर्डर कर सकते हैं। सदा पे के ऊपर यूजुअली आप वेट लिस्ट पे चले जाते हैं, नया पे आपको डायरेक्टली मिल जाता है। सो एनीवेज जो भी आप इसमें से ऑप्शन यूज करें, आप इनको परचेज करके, और परचेज नहीं सॉरी ये बिल्कुल फ्री है, मैं पता नहीं बार बार परचेज क्यों बोल रहा हूँ। सो आप इसके अंदर जस्ट लाइक इजी पैसा अपनी अमाउंट डालते हैं और फिर आप इस कार्ड को पे कर सकते हैं। तो कार्ड की जब भी पेमेंट करनी होती है उसमें तीन चीजें चाहिए होती हैं। देखिए, आप जब भी कार्ड पे करते हैं ना, तो वो आपसे मांगता है नेम ऑन कार्ड, वो कार्ड का नंबर, उसकी एक्सपायरी और सीवीसी, ये तीन चार चीजें वो मांगता है। ठीक है, तो ये तीन चार चीजें क्या है, ये तीन चार चीजें आपको हर सीवी कार्ड पे मिल जाएंगी। ये कार्ड का नंबर आ गया, ये नीचे आपका नाम आ गया फुल, ये एक्सपायरी आ गई, और इस कार्ड की बैक साइड पे ना उल्टी साइड पे सीवीसी होती है। ठीक है, उसको कहते हैं सीवीसी, वो एक छोटा सा 3 डिजिट या 3 डिजिट्स का कोड होता है, उसको कहते हैं सीवीसी, वो डालते हैं, सिक्योरिटी पिन कह लें आप। ठीक है, तो क्या होगा कि आपके इस कार्ड से डायरेक्टली ये वाले कंपनी पेमेंट ले लेगी और आपकी ये चीज परचेज हो जाएगी। ठीक हो गया, तो इस तरह से आपकी चीजें परचेज होती हैं। ठीक है, सो ऐसे आपने होस्टिंग परचेज करनी है। अब मैं आपको नेक्स्ट उस पर लेके जाता हूँ, गोडैडी पे। गोडैडी पे आगे उसने अपने नाम रखे हैं, इकॉनमी, डिलक्स, अल्टीमेट। अच्छा, ये रुपीज में दिखा रहा है क्योंकि ये इंटेलिजेंट है, इसने देखा हम पाकिस्तान से, लेकिन नहीं भाई, हम डॉलर में ही देखेंगे, तो हम फुटर में आते हैं और इसको पीकेआर से यूएसडी कर देते हैं क्योंकि हमें डॉलर्स की आदत है। तो इसकी आप देखें, इसकी पहली होस्टिंग ही $5 है पर मंथ। ठीक है, तो आप यहाँ से आइडिया हो गया कि कितनी कॉस्टली है। दे क्या रहा है, एक वेबसाइट सिर्फ देगा, 100 GB स्टोरेज एटसेट्रा, सात दो चार चीजें उसने और ऐड कर दी। ठीक है, और ये इकोनॉमी पैकेज है। फिर डिलक्स पे आए $7, अल्टीमेट, और नीचे उसने लिखा हुआ है कि इसमें क्या क्या दूंगा आपको।
सो सेम प्रोसेस है, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, उस तरह ही होस्टिंग से कनेक्ट करेंगे, वट एवर। आगे आते हैं हम होस्ट गेटर पे। होस्ट गेटर पे उन्होंने अपने नाम रखे हैं, हैचलिंग, बेबी, बिजनेस। उसकी वजह यह है कि होस्ट गेटर का जो कंसेप्ट है वो एलिगेटर से, डायनासोर या एलिगेटर से उन्होंने पकड़ा है, तो इसलिए फिर हैचलिंग, बेबी प्लान, वो उन्होंने उस टर्मिनोलॉजी को यूज किया। अब इनका जो हैचलिंग प्लान है वो कहते हैं एक वेबसाइट आपको हम सिर्फ $2.75 में देंगे। ठीक हो गया। तो आपको इससे मालूम क्या हुआ कि सबसे जो सस्ता है वो नेम चीप है। नेम चीप पे हमें कितने का मिल रहा था? नेम चीप पे हमें 2.18 का मिल रहा था। होस्ट गेटर पे हमें 2.75 का मिल रहा है, लेकिन होस्ट गेटर की सर्विस नेम चीप से बेहतर है। तो ये कुछ पैसों का फर्क है, मतलब कुछ पेनीज का फर्क है, आप यूं कहने। 2.18 है और ये 2.75 है। तो आई सजेस्ट कि आप इस सूरत में होस्ट गेटर की तरफ चले जाए। ठीक हो गया। सो प्रोसेस इज सेम, आपने बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ से आगे आपने उसके साथ डोमेन ऐड करनी है, इफ यू वांट। अगर आपको डोमेन चाहिए तो ठीक, नई डोमेन रजिस्टर करनी है तब भी, कोई ऑलरेडी ऑन डोमेन लिखना चाहते हैं वो लिख लें। प्लान आ गया, नीचे आपका अकाउंट आया, बिलिंग इन्फो आई एंड पेड, दैट्स इट। हर होस्टिंग प्रोवाइडर का प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इन होस्टिंग्स को परचेज कर सकते हैं। सही है। सो अब हम आते हैं फाइनली अपने सी पैनल के ऊपर। आपको होस्टिंग्स और डोमेन्स का आइडिया मैंने दे दिया। सो अब एज्यूम करें वो पेमेंट वगैरह कर ली मैंने और मुझे सी पैनल मिल गया, तो मेरी डोमेन लिंक होगी, मुझे सी पैनल मिल गया। जब मुझे फर्स्ट टाइम डोमेन और सी पैनल मिलेगा, ऐसे मिलेगा खाली। ठीक है। ये अभी खाली नहीं है, लेकिन वैसे आपको बिल्कुल फ्रेश खाली इस तरह ही मिलेगा। तो वो जो पीछे वाला सारा स्टेप है वो मैं आपको बता दें, क्योंकि मैं आपको फिजिकली करके दिखा नहीं सकता, तो मैंने आपको उसके सारे स्टेप्स गाइड किए। अब हम आगे सी पैनल पे। एज्यूम करें हमने होस्ट गेटर से बेबी प्लान उनका परचेज कर लिया। परचेज करके उन्होंने हमें ईमेल पे लॉगिन्स वगैरह भेजे हमारे सी पैनल के, और हम यहाँ पहुंच गए। ठीक हो गया। और हमने डोमेन ये रजिस्टर की थी। ठीक हो गया। अब यहां से आगे क्या करना है, ये आपकी खाली डोमेन आ गई। ठीक है। और जब फर्स्ट टाइम डोमेन आपकी खाली आती है तो उसमें होता क्या है कि वो बिल्कुल खाली होती है। आप जब उसको ऐसे विजिट करेंगे ना, तो ये तो कभी अभी मैंने खैर खुद ही इस पे वेलकम लिखा हुआ है, उसके ऊपर ऐसे एक बेसिक सा पेज आ जाएगा होस्टिंग का, और उस पे लिखा आएगा जी योर वेबसाइट इज नाउ लाइव, ओके जी, अब आप इस पे अपनी चीजें डाल के यूज कर सकते हैं। ऐसे एक वेलकम सा जो एक आ रहा होता है। अब वो कह मत वो इस चीज की श्योरिटी होता है कि आपकी वेब डोमेन आपके होस्टिंग सर्वर पे पॉइंट कर रही है प्रॉपरली। अब आप फाइलें डालें तो वो शो हो जाएंगी। ठीक है। सो अब हमने फाइल्स डालनी है, और अब हम स्टेप 1 को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास फाइल्स लोकली पड़ी हुई हैं और हमने वेबसाइट पे लाइव करनी है। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपने जैम्प को ओपन करते हैं। ठीक है। और पहले तो मैं जैम्प वाले प्रोसेस आपको बता दूं। जैम्प पे आपने क्या करना है, जैम्प पे आपने सबसे पहला काम ये करना है, आपने जाना है लोकल होस्ट। ठीक है। इसको सिर्फ लोकल होस्ट लिखना है और एंटर कर देना है। ये आपके सामने, सॉरी, ये मेरा थोड़ा सा डिफरेंट मैंने पेज बनाया हुआ था अपने लिए अलग से, तो आप इसको छोड़ें। आपने सिंपली क्या करना है, आपने लिखना है लोकल होस्ट /php/my_admin। ठीक है। डायरेक्टली ये लिंक लिखना है आपने, तो आपके सामने ना ये एक पेज खुल जाएगा, php/my_admin। ये आपको याद होगा हमने फर्स्ट डे डेटाबेस भी इसी जगह से बनाई थी जब अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था। इसके अंदर आपने अपनी डेटाबेस, आपकी इतनी ज्यादा नहीं होंगी, डेफिनेटली आपकी 3-4 ही होंगी। इसके अंदर आपने अपनी उस डेटाबेस को ढूंढना है जिस पे आप काम कर रहे थे। जैसे कि हमारी जो डेटाबेस थी जिस पे हम काम कर रहे थे उसका नाम था वर्डप्रेस, तो ये वर्डप्रेस लिखा हुआ है। सो आपने इस पे करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद इसके ऊपर आपने करना है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के बाद आपने गो पे क्लिक कर देना है, ये गो लिखा हुआ है। यहाँ से आपने गो पे क्लिक करना है, ये हो जाएगा एक्सपोर्ट। आपको इस तरह एक फाइल मिल जाएगी, ये डाउनलोड हो रही है अभी, डाउनलोड होके आपको एक फाइल मिल जाएगी। अब ये फाइल देखें, क्या wordpress.sql, ये फाइल है। इसको डेटाबेस फाइल कहते हैं। .sql ये निशानी है डेटाबेस फाइल की लिनक्स होस्टिंग्स के लिए। सो आपने याद रखना है कि एसक्यूएल फाइल जो है ये डेटाबेस की फाइल होती है। आपको एक ये फाइल चाहिए। दूसरे नंबर पे आपको चाहिए, हमने क्या दो चीजें डिसाइड की थी, वेबसाइट की फाइल्स प्लस डेटाबेस। तो डेटाबेस की तो फाइल हमें मिल गई, जो कि हमने डाउनलोड कर ली, हमारे डाउनलोड्स में ये पड़ी है। ठीक हो गया। अब हमें दूसरी चीज क्या चाहिए, दूसरी चीज हमें चाहिए वेबसाइट की फाइलें। वो कहाँ से मिलेंगी, वो हमें वहीं से मिलेगी जहां हमने वर्डप्रेस डाला था। तो हमने डाला था वर्डप्रेस, कहाँ डाला था, जहां आपका जैम्प इंस्टॉल्ड है। आपने जैम्प खोला,
उस जैम के अंदर आप गए htdocs के फोल्डर में, उसके अंदर आप अपने उस फोल्डर में गए जिस फोल्डर में आपकी वेबसाइट की फाइल थी, आपने जो फोल्डर बनाया था, तो वो वर्डप्रेस का आपने फोल्डर बनाया होगा, आप उसको खोलें। इसके अंदर जितनी फाइल्स हैं ना, ये असल में सारी वर्डप्रेस की फाइल्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपकी वर्डप्रेस की सारी फाइल्स जो है वो ये आपकी वर्डप्रेस की फाइल्स हैं, आप जो आपको चाहिए। तो सारी वेबसाइट की फाइल को आपने क्या करना है, आपने कंट्रोल ए करना है और राइट क्लिक करके इसको आपने कंप्रेस टू जिप फाइल कर लेना है। अगर आपके पास कोई कंप्रेशन का टूल है, जैसे कोई विनजिप या विनरॉर है, तो ऐसे ऑप्शन आएगा ऐड टू आर्काइव का, तो आपने ऐड टू आर्काइव पे क्लिक करना है और इसका आर्काइव फॉर्मेट जिप सेलेक्ट करना है और इसको वर्डप्रेस डॉट जिप कर दें, ओके कर दें। अब आपने वेट करना है। अच्छा, ये फाइल्स डायरेक्टली एक एक करके नहीं अपलोड हो सकती सी पैनल के ऊपर, इसलिए हमें जिप फाइल चाहिए होती है, ठीक है। जिप फाइल क्या होती है, ये आपकी सारी फाइल्स को ना जिप करके एक ब्रीफ केस बना देती है, ठीक है। अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है, इसका नाम है विन जिप, विन रार सॉफ्टवेयर, इस सॉफ्टवेयर का नाम है, ये जो जिप कर रहा है इसका नाम है विन रार, ठीक है। अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है, आप विंडोज का बाय डिफॉल्ट जिप वाला ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। वो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा है, ये एक बार हो जाए। उसमें अगर जिन लोगों के पास विंडोज 11 है, उन्होंने ये करना है, कंट्रोल ए करके सारा सेलेक्ट करके किसी एक फाइल पर राइट क्लिक करना है और कंप्रेस टू जिप फाइल पे क्लिक करना है। ये भी आपको पूरी जिप फाइल बना देगा। जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो आप देखिएगा ये अब ये कंप्रेस कर रहा है और ये कंप्रेस करके एक जिप फाइल बना देगा इधर ही, ठीक है। जैसे ये बना रहे हैं, देखें wp-includes.zip उसने बनाई है, ठीक है। वो फाइल का नाम खुद ही एज्यूम कर लेता है जिस फाइल पे आप क्लिक करके कंप्रेस टू जिप करते हैं, लेकिन वो डालता सारी वो फाइलें जो सिलेक्ट हुई होती हैं, ठीक है। इसको अभी हम कैंसिल कर लेते हैं, अब वो देखें गायब हो गया। तीसरा तरीका इसमें यह है कि जो विंडोज 10 के यूजर्स हैं या विंडोज 10 से पुराने हैं, उनके पास ये मेन्यू आएगा। इस मेन्यू में सेंड टू पे क्लिक करके कंप्रेस जिप फोल्डर पे क्लिक करना है। तो वो सेंड टू पे कंप्रेस जिप फोल्डर पे क्लिक करेंगे तब भी वही काम होगा, ठीक है। वो कंप्रेस हो जाएगा। तो ये तीन तरीके हैं, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, दो डिफरेंट विंडोज के मैंने आपको बता दिए। जो पुराना तीसरा मेथड मैंने आपको बताया कि विंडोज 7, 8, 10 सब पे चलेगा, 11 पे थोड़ा सा डिजाइन उन्होंने चेंज कर दिया। सो एनीवेज हमारे पास ये जिप फाइल आ गई। तो हमारे पास दो चीजें आ गई। अब हम इन दोनों को इकट्ठा करते हैं। इसको मैं कंट्रोल एक्स करके ना कट करके डाउनलोड्स की जगह ही रख देता हूँ, या मेरी दूसरी फाइल भी पड़ी है। तो हम हमें असल में ये दो फाइल्स चाहिए। एक हमें ये वर्डप्रेस की जिप फाइल चाहिए और इसको अगर आप ओपन करें तो इसके अंदर सारी वर्डप्रेस की फाइलें हैं। ये देखें, ये सारी फाइलें इसके अंदर पड़ी हैं, ठीक है। पूरी वर्डप्रेस की फाइलें, तीन फोल्डर होते हैं, wp includes, wp content और wp admin। हर वर्डप्रेस का ये सेम रहेगा। कोई भी वर्डप्रेस होगा ना, वो इसी तरह ही उसका पैटर्न होगा। और ये नीचे कुछ फाइलें होती हैं, ओके। हमने ये दो फाइलें अचीव कर ली। अब हमने इनसे करना क्या है, इनसे करना यह है कि अब हम जाएंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। और आप जब अपनी वेबसाइट पे जाएंगे, उसके बाद आप आ गए अपने सी पैनल पे। अब सी पैनल पे आपने क्लिक करना है फाइल मैनेजर पे, और फाइल मैनेजर के अंदर आपने जाना है public_html के फोल्डर पे। ये आपको हमेशा मिलेगा, इसको आपने खोलना है और ये आपका ना खाली होगा। इसको मैं एक मिनट ना, ये पुरानी फाइलें जो है ना इनको, क्योंकि ये असल में मेरे पास तो होस्टिंग हम लोग तो यूज कर रहे होते हैं ना, लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, ये आपको ना ऐसे मिलेगा, खाली, बिल्कुल खाली फोल्डर होगा। ये भी नहीं फोल्डर पड़ा होगा, ये फोल्डर मैंने अभी बनाया क्योंकि मैं अपना पुराना डाटा मैंने कॉपी किया इस पे। वो आपको जब आप public_html खोलेंगे, आपको ऐसे खाली पेज मिलेगा। आपने क्या करना है, अपलोड पे क्लिक करना है। आपको ना इवन ये डॉट वाली फाइल्स भी नजर नहीं आएंगी, वो भी मैंने शो की हुई थी। ये देखें आप, सिर्फ ओल्ड का फोल्डर है, ये मैंने अभी बनाया। अगर मैं इसको डिलीट कर दूं तो खाली पेज है, कुछ भी नहीं है इसके ऊपर। सो इस तरह आपको भी कुछ नहीं मिलेगा, इधर खाली पेज मिलेगा। आपने क्या करना है, इस पेज पे public_html पे मेक श्योर कि आप public_html पे हो। सिर्फ इधर जो चीज आप डालेंगे वो आपको फ्रंट पे नजर आएगी। यहां जाकर आपने ये अपलोड के बटन पे क्लिक करना है। अब आपके सामने वो कहेगा हाँ जी, फाइल public_html में कौन सी फाइल अपलोड करनी है वो बताओ। आप यहाँ से सिलेक्ट फाइल करेंगे और यहाँ से आप चले जाएंगे डाउनलोड्स के फोल्डर में, क्योंकि हमने डाउनलोड्स में रखा है। तो ये जो जिप फाइल हमने बनाई है, ये हमने सिलेक्ट कर लेनी है। ये इसको अपलोड कर लेगा और ये अपलोडिंग का जो टाइम है ना, ये हर इंटरनेट के हिसाब से डिफरेंट होगा, क्योंकि अब आप इंटरनेट पे जा रहे हैं ना, तो अब आपको बीच में इंटरनेट वाला फैक्टर, स्पीड का फैक्टर इन्वॉल्व हो गया। अभी तक तो लोकल थे,
सब कुछ तेज चल रहा था। अब चीजें इंटरनेट के हिसाब से रिलेट होना शुरू हो जाएंगी। तो अभी ये मेरे पास इस तरह टाइम लगा रहा है, हो सकता है मैं किसी बड़े अच्छे कनेक्शन पे हूँ तो ये बहुत जल्दी हो जाए, हो सकता है किसी स्लो कनेक्शन पे हूँ तो ये बहुत टाइम ले। तो ये टाइम जो है ना, ये अब आपका वेरी कर सकता है। जरूरी नहीं है कि आप मेरे के साथ मैच करेंगे, इस पे ये जल्दी जल्दी 13-14% पे जा रहा है और मेरे पे नहीं जा रहा। वो आपके इंटरनेट पे डिपेंड करता है। एनीवेज, ये अब अपलोड हो रहा है जब तक, तब तक हमने एक और काम करना है। ये तो थी फाइल्स वर्डप्रेस की। डेटाबेस किधर गई, वो भी हमने डालनी है। डेटाबेस के लिए क्या करना है, आपने वापस सी पैनल के मेन फोल्डर पे आना है, मतलब मेन इसके उस पे आना है, डैशबोर्ड पे। और यहां से आपने डेटाबेसेस के सेक्शन के अंदर जाना है, माई एसक्यूएल डेटाबेस विजार्ड पे। इस पे आपने करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद ये कहेगा ओके जी आप अपनी डेटाबेस बना लें। तो आपने यहाँ डेटाबेस का नाम रखना है कुछ भी। तो वो नाम फॉर एग्जांपल मैं रखता हूँ वर्डप्रेस डेमो कह लेता हूँ इसको पूरा। अब आपने नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। उसके बाद वो आपसे कहेगा ओके, अब वो जो आपने डेटाबेस बनाई है उसका यूजर भी कोई बना ले। तो हमने यूजर को भी सेम नाम देना है। हमने अगर पीछे वर्डप्रेस डेमो डेमो दिया था, इसको भी हमने वर्डप्रेस डेमो देना है। ठीक है। उसके बाद इसका कोई पासवर्ड सेट करना है, बजाय इसके कि आप इसको खुद लिखें, बेहतर है आप ये बटन यूज करें पासवर्ड जनरेटर का। ये आपको एक खुद से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट कर देगा। आपने इस पर क्लिक किया, इसने कहा ये पासवर्ड मैंने जनरेट किया। आपने इसको सबसे पहले सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना है और कॉपी करके अपने पास रख लेना, ठीक है, कहीं भी। मैं यूजुअली क्या करता हूँ, मैं इसको नोट पैड में रख लेता हूँ क्योंकि ये हमें सिर्फ 5-10 मिनट के लिए अभी के लिए चाहिए। उसको भी हम यहाँ सेव कर लेते हैं। ये हमें कहाँ चाहिए मैं आपको बाद में बताऊंगा। और फिर आपने इस पर चेक करना है। वो भी कह रहा है कि आप मुझे बताएं कि आपने कॉपी कर लिया। आपने कहा जी आई हैव कॉपीड। ओके, अब यूज कर लेंगे पासवर्ड। तो वही पासवर्ड उसने यहाँ दोनों जगह डाल दिया। अब आपने क्रिएट यूजर पे क्लिक किया, उसने कहा जी ठीक है जी यूजर भी क्रिएट हो गया। अब उसने कहा इस यूजर को प्रिविलेजेस क्या क्या देनी है, मतलब कि इस यूजर की क्या क्या वो है, कितनी इसको पावर क्या क्या देनी है। तो आप इस सारी चीज को फिलहाल छोड़ दें, ये क्या चीज है, क्योंकि ये थोड़ी टेक्निकल है और ये वर्ड प्रेस से रिलेटेड नहीं है। आपने सिंपली ऑल प्रिविलेजेस पे क्लिक करना है। अगर मैं आपको इसका जनरल इंट्रोडक्शन दूं तो वो ये होता है कि डेटाबेस के अंदर यूजर चीजें प्लस माइनस कर सकता है, चीजें डिलीट कर सकता है, एडिट कर सकता है, सारा कुछ। ये उस चीज की पावर्स है। तो हमें इस वक्त अपने यूजर को सारी पावर देनी है वर्डप्रेस को चलाने के लिए। सो हम ऑल प्रिविलेजेस पे क्लिक करेंगे, सारी सिलेक्ट हो जाएंगी और आपने मेक चेंजेस पे क्लिक कर देना। ये काम करने के बाद आपकी डेटाबेस बन चुकी है। अब आपने यहां से क्लिक करना है रिटर्न टू, रिटर्न होम कर दें, रिटर्न होम पे आपने क्लिक करना है। ये वापस इधर आ गया। इधर से अब हमने सिर्फ डेटाबेस बनाई है। अब हमने पीएचपी में एडमिन में जाना है तो हमें वो डेटाबेस बनी हुई मिलेगी। सो अब हम पीएचपी में एडमिन को ओपन करेंगे। ठीक है। और पीएचपी में एडमिन को ओपन करने के बाद अब यहाँ आप और करेंगे कि यहाँ आपको आपकी डेटाबेस बनी हुई मिलेगी। ठीक है। मेरी ये दो आ रही हैं क्योंकि ये ऑलरेडी एक होस्टिंग में यूज कर रहा हूँ ना, इसलिए आपकी दो नहीं आएगी, आपकी इधर एक ही आएगी जो कि ये है। अच्छा, यहाँ आप एक चीज गौर करेंगे, हमने नाम रखा था वर्डप्रेस डेमो। तो यहाँ ये पीछे 10 डेलो क्यों लिखा है, ये असल में आपके सी पैनल का यूजर नेम होता है। जब आप सी पैनल आपका रजिस्टर होता है ना, तो उसका एक यूजर नेम आपको इशू होता है। वो यूजर नेम आपके साथ लाजमी चलता ही जाता है। ठीक है। सो आपने एज इट इज इसको यूज करना है। ठीक है, ये मस्ट होता है। सो अभी आप इस, फिर आपने क्या करना है, अब जो आपकी यहाँ डेटाबेस नजर आ रही होगी, आपने इस पे करना है क्लिक। और क्लिक करने के बाद वो कह रहा है खाली है डेटाबेस, नो टेबल्स। तो आपने करना है इंपोर्ट पे क्लिक। आपको ये व्यू अभी थोड़ा फेमिलियर लग रहा होगा, ये इस जैसा है जैसे हमारा ये लोकल पीएचपी में एडमिन था, ऐसा ही है। ये है सही है ना, क्योंकि ये सेम ही होता है। लेकिन इसके अंदर हम यहीं से न्यू डेटाबेस बना सकते हैं, ऐसे न्यू पे क्लिक करके। लेकिन इसमें ये ऑप्शन नहीं होती क्योंकि लाइव है। लाइव के अंदर थोड़ी सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं। एनीवेज, यहां से हमने एक्सपोर्ट के टैब पे क्लिक किया था, यहां आके हमने इंपोर्ट के टैब पे क्लिक करना है और यहाँ फाइल अगेन वही चूज करनी है जो हमने पहले वहां से डाउनलोड की थी, एसक्यूएल फाइल जो है वर्डप्रेस डॉट एसक्यूएल। इस पे आपने डबल क्लिक करना है, ये इधर सेलेक्ट होगी और आपने गो पे क्लिक कर देना है। अच्छा, अब आपने गो पे क्लिक किया। अब जब आपने गो पे क्लिक किया तो होगा क्या कि
अब हम थोड़ा वेट करेंगे, ये डिपेंड करता है अगेन आपके इंटरनेट स्पीड पे और दूसरे नंबर पे आपके होस्टिंग सर्वर पे कि वो कितना तेज है जो इस फाइल को रीड करेगा, क्योंकि इस फाइल के अंदर कुछ ऐसी कमांड्स होती हैं जो कि रन होके एग्जीक्यूट होती है प्रॉपर, उनकी बेस पे कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, तो वो सर्वर पे डिपेंड करता है, इसलिए अब हम वेट करेंगे। और प्लस आपका इंटरनेट भी मैटर करता है, लेकिन क्योंकि छोटी सी फाइल होती है 2 MB 4 MB की, तो इंटरनेट उस तरह से उतना मैटर नहीं करता। एनीवेज, ये जब पूरी इंपोर्ट हो जाएगी तो वो कहेगा जी आपकी इंपोर्ट हैज बीन सक्सेसफुली फिनिश्ड। अब आपका काम यहाँ से हो गया खत्म। अब आप बेशक इस टैब को क्लोज कर दें, ठीक है। सॉरी, आपने क्लोज नहीं करना, मैं भूल गया एक और काम। सो आप वापस ही पैनल में जाके इसको PHP में एडमिन को दोबारा से ओपन कर लें, ठीक है। और जब आप इसको दोबारा ओपन करेंगे, अब जब आप इसके अंदर इस पे वर्डप्रेस डेमो वाले पे क्लिक करेंगे तो आप देखें आपको टेबल्स नजर आ रहे होंगे, ये वो बैकएंड के टेबल्स हैं। अब ये क्या चीजें हैं इसको भी आप छोड़ दें, ये सब टेक्निकल चीजें हैं और ये हमारे ना तो इस कोर्स का हिस्सा है, ना मैं उस डेप्थ में जाना चाहता हूँ। वो आपके लिए बहुत और ज्यादा कम्प्लेक्सिटी क्रिएट करेगा, ठीक है। हमने सिंपली क्या करना है, इस डेटाबेस पे क्लिक करना है, हमारे सामने ये लिस्ट ऑफ टेबल्स आ जाएंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, इतनी देर में हम अब देखते हैं हमारी फाइल भी अपलोड हो चुकी है यहाँ। तो अब हम वापस अपने सी पैनल पे आए और अब हमने इसको किया रीलोड। तो ये देखें एक फाइल आ गई हमारे पास। अब ये जिप फाइल है, तो हम इसको राइट क्लिक करके यहाँ से एक्सट्रैक्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। वो पूछ रहा है यहीं एक्सट्रैक्ट करनी है, आपने कहना जी यहीं एक्सट्रैक्ट फाइल्स। अब जब आप एक्सट्रैक्ट फाइल्स करेंगे तो ये क्या करेगा, ये सारी फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कर देगा। अच्छा, इधर अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वो क्या करते हैं कि वो जब भी जिप कर रहे होते हैं ना चीज़ों को, तो वो ऐसे मेन फोल्डर ही जिप कर देते हैं। मतलब जैसे मैं वर्डप्रेस खोल के वर्डप्रेस के अंदर जाके मैंने फाइलों को सिलेक्ट करके एक्सट्रैक्ट किया है, वो लोग क्या करते हैं वो ऐसे राइट क्लिक करके इसी वर्डप्रेस को राइट क्लिक करके जिप कर लेंगे। इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि जब वो यहाँ एक्सट्रैक्ट होगा ना तो यहाँ आपको ये फाइलें ऐसे बाहर नहीं मिलेंगी, इधर भी एक फोल्डर बन जाएगा वर्डप्रेस का, फिर आपको उससे फाइलें बाहर मूव करनी पड़ेंगी। दैट इज वो एक अलग हैसल है। तो इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि हम डायरेक्टली फाइल्स को एक्सेस करें। सो अभी आप देखें आपकी ये सारी फाइल्स जो यहाँ लोकल थी, जो हमारे इस जगह आ रही थी, ये वाली सारी, ये आप देखें हमारे ऑनलाइन सर्वर के ऊपर आ गई और हमारी डेटाबेस भी यहाँ आ गई, लेकिन ये चलेगी नहीं अभी भी। अब अगर मैं अब अच्छा अब देखें मैंने फाइल्स पब्लिक HTML में डाल दी है, अब मैं अगर जाकर टेंडर फाइलों को रीलोड करता हूँ तो आप गौर कीजिएगा कि अब वो वेलकम चेंज हो गया, ये आ गया। अब उसने कहा एरर एस्टेब्लिशिंग अ डेटाबेस कनेक्शन। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने फाइल्स तो डाल दी, हमने डेटाबेस भी डाल दी, लेकिन हमने इस डेटाबेस को बताया नहीं कि इस फाइल के साथ कैसे कनेक्ट करना है। हर चीज का कनेक्शन बताया जाता है, ठीक है। देखे ना किसी भी जगह को आप अचानक से उसको खुद तो नहीं पता चल सकता कौन सी डेटाबेस यूज करनी है। अब जैसे ये मैंने वेबसाइट डाली है, यहाँ 2 डेटाबेसेस है, उसको क्या पता मैंने कौन सी यूज करनी है, ये कैसे पता चलेगा। इसके लिए हमें इधर आना है वापस, और ये जो हमारा पब्लिक HTML का फोल्डर है जिधर हमारी सारी फाइल इस वक्त नजर आ रही है, इसमें आपको एक फाइल मिलेगी wp-config.php। ये फाइल आपने राइट क्लिक करके करनी है एडिट। जब आप इसको एडिट करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। आप जब इसको राइट क्लिक करके एडिट करेंगे तो आपके पास ऐसे एक डायलॉग आएगा, आपने इसको एडिट पे क्लिक करना है डायरेक्टली। तो आप ऐसे एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने wp-config की एक फाइल खुल जाएगी। इसके अंदर हमारा काम सिर्फ इन 3 चीजों से है, ये 3 चीजें 24 लाइन से लेकर 30 लाइन तक। और इसमें क्या लिखा है उसको आप छोड़ दें, ये PHP का कोड है, ये PHP लैंग्वेज है जिसके ऊपर वर्डप्रेस बना हुआ है। सो ये आपका कंसर्न नहीं है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि लाइन नंबर 24 से लाइन नंबर 30 या DB_name, DB_user और DB_password, ये 3 चीजें मुझे पता होनी चाहिए। ये 3 चीजें मुझे कैसे पता चलेंगी, इसमें पासवर्ड हमने ये रख लिया था, ठीक है। ये वो है जो हम डेटाबेस बनाते हुए हमने पासवर्ड रखा था। ये डेटाबेस की डिटेल्स असल में यहाँ हम बताएंगे इस वेबसाइट को कि तुमने किस डेटाबेस से डेटा लेना है ताकि ये कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाए, ये वाला, ठीक है। सो उसके लिए सबसे पहले DB का पासवर्ड हमारे पास है, तो हम यहीं से कॉपी करते हैं पासवर्ड ये पूरा और पासवर्ड डाल देते हैं, और मेक श्योर इसमें कोई स्पेस वगैरह नहीं होनी चाहिए। पासवर्ड में स्पेस भी एक करेक्टर काउंट होता है, तो स्पेस नहीं होनी चाहिए। स्पेस डालेंगे तो पासवर्ड गलत शो होगा, ठीक है। मतलब उस डेटाबेस के लिए पासवर्ड गलत कंसिडर होगा, हालांकि बेशक वो एक सिर्फ स्पेस है। इसके बाद है यूजर। यूजर आपको याद होगा हमने बनाया था,
वो हमें कहाँ से मिलेगा? वो यूजर मिलने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप सी पैनल के मेन में जाएं और माई एसक्यूएल डेटाबेसेस पे क्लिक करें, और माई डेटाबेसेस के अंदर जब आप आएंगे तो आपको यहाँ माई यूजर्स में ये नीचे करंट यूजर्स नजर आ रहे हैं, तो यहाँ आपको आपका यूजर बना हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आपने एग्जैक्ट वही नाम रखना है यूजर का जो डेटाबेस का रखा था। तो इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि जो आपकी डेटाबेस का नाम है वो आप एक दफा कॉपी कर लें, वो आपकी डेटाबेस का नाम ये आ रहा है सामने, ठीक है, या यहाँ भी लिखा आ रहा होता है, तो आप कहीं से भी इसको कॉपी कर लें, ठीक है, या आप टाइप कर लें खुद, इतना को बड़ा तो है नहीं। इसको आप जाके यूजर की जगह भी डाल दें, डीबी नेम की जगह भी डाल दें, क्योंकि हमारी डेटाबेस का नाम और डेटाबेस का यूजर नेम दोनों सेम है, और उसका पासवर्ड आ गया, तो ये इस तरह हमारी ये तीन चीजें आ गई, ठीक है। ये करने के बाद आपने सेव चेंजेस पे क्लिक करना है, ये सेव हो जाएगा, और जब ये सक्सेस किएगा इसका मतलब ये सेव हो गया। अब आप अपनी वेबसाइट को जब जाके करेंगे रीलोड, तो ये अब एरर स्टैब्लिशिंग डेटाबेस कनेक्शन नहीं कहेगा, लेकिन ये अभी भी वेबसाइट को ओपन नहीं करेगा, इसकी जगह ये एक मसला देगा। आप देख रहे हैं अभी वो लोड कर रहा है, लेकिन वो ओपन नहीं कर पाएगा चीजों को। अभी वो फर्स्ट टाइम वेबसाइट को लोड कर रहा है, इसलिए फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन ये आप इसको देखेंगे ये लोड नहीं कर पाएगा। ये देखें इसने सारी वेबसाइट खराब लोड कर दी है, पता नहीं किस तरह से। इसकी क्या वजह है? ये क्यों इसने खराब लोड की है? इसकी एक रीजन है। इसकी रीजन ये है कि हमने वेबसाइट को लोकली बनाया हुआ है, और लोकली हमारी वेबसाइट का जो डोमेन नेम था या यूआरएल था, वो असल में था लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस, ऐसे ही है, ये आपको याद होगा, हम लिखते थे लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस, तो तब ये वेबसाइट खुलती थी। ये वेबसाइट ये वाली कार डीलरशिप वाली, अगर आपको याद हो, वाडा थीम पे जो हमने बनाई थी पिछले लेक्चर्स में। ये जो लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस पे कार डीलरशिप वाली वेबसाइट है, ये हमारे लोकल तो ठीक चल रही है, लेकिन लाइव जो है ये इसने तोड़ दिया सारा कुछ। क्यों तोड़ दिया? क्योंकि वेबसाइट के मुताबिक कभी भी उसका यूआरएल यही है, हमें इसका यूआरएल भी चेंज करना है। तो यूआरएल कैसे चेंज होगा? अगेन आप आएंगे डेटाबेस में, और डेटाबेस में आके ये कंटेनिंग द वर्ड जो सर्च है, इसमें आके आपने लिखना है WP_options, ठीक है। आपके सामने एक टेबल आ जाएगा, इस पे आपने करना है क्लिक। क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन, इस तरह ऑप्शन नेम में दो चीजें हैं, साइट यूआरएल और होम। इन दोनों में आप गौर कर रहे हैं, आपको लोकल स्लैश वर्डप्रेस लिखा नजर आ रहा है। आपने इन दोनों को चेंज करना है अपनी लाइव वेबसाइट के लिंक से। हमारी लाइव वेबसाइट का लिंक क्या है? tenderfellow.com विद HTTPS, क्योंकि ये SSL सिक्योर्ड वेबसाइट है। आप ऑप्शन वैल्यू पे डबल क्लिक करेंगे और इसको सेलेक्ट ऑल करके बैक स्पेस करके खत्म करेंगे, और इसकी जगह अपना यूआरएल डाल देंगे ऐसे। और इस तरह होम पे भी क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, कंट्रोल A, बैक स्पेस, पेस्ट, तो ये दो यूआरएल्स आप पेस्ट कर देंगे। इसका एक और तरीका भी है। इसका एक और तरीका ये है कि अगर आप इस डेटाबेस में आके आपको समझ नहीं आ रही, तो इसका तरीका फिर दूसरा ये है कि आप जब इस वेबसाइट को यहाँ से लोकल होस्ट PHP में एडमिन से एक्सपोर्ट करने लगे, उससे पहले आप वर्डप्रेस अपनी वेबसाइट को लोकल लॉगिन करें, ठीक है, लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस लॉगिन करें, जिस तरह हम अपना लोकल एडमिन पैनल लॉगिन करते हैं। लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस स्लैश WP एडमिन, आपने ऊपर मेरे यूआरएल बार पे गौर करनी है, और इसको आप लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आप जाएं इसकी सेटिंग्स में। सेटिंग्स के अंदर आपको यही दो ऑप्शन नजर आ जाएंगे, यही वाले दो ऑप्शन, होम साइट यूआरएल और होम यूआरएल। ये देखें, ये आपका आ गया वर्डप्रेस का एड्रेस यूआरएल और साइट एड्रेस यूआरएल, ये देखें दोनों लोकल होस्ट हैं। ये असल में यहाँ वो वहां से पिक करके यहाँ ला रहा था, ठीक है। इन दोनों को आप यहाँ अपनी वेबसाइट का पहले ही जो आपने डोमेन रखी है आप वो रखते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल हमें पता है कि हम इस लोकल वेबसाइट को इस डोमेन पे लाइव करने जा रहे हैं, तो आप ये डाल के इसको सेव कर दें, लेकिन मेक श्योर जब आप इसको सेव करेंगे अब आपकी ये वेबसाइट लोकल नहीं चलेगी। अब ये देखें, अब ये वेबसाइट आपकी लोकल नहीं चल रही, ठीक है, अब ये लोकल नहीं चलेगी। ये करने के बाद अब जब आप इस डेटाबेस को यहाँ से PHP में एडमिन से जब अपनी वर्डप्रेस की डेटाबेस एक्सपोर्ट करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर वो काम हुआ होगा जो मैंने वहां जाके किया है। अगर आप इसमें आके WP ऑप्शंस को सर्च करें, आप, ये लोकल डेटाबेस है, ये देखें ये लोकल होस्ट वाली है, ये हमारी लाइव नहीं है। इसमें जब आप WP ऑप्शंस के अंदर आएंगे तो यहाँ आप देखेंगे ऑलरेडी उसने वो सेट कर दिया है। यही काम हमने लाइव पे जाके खुद किया है। तो ये दोनों तरीके हैं, आप इसमें से जिस पे भी आना चाहें। तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं ना वापस
लोकल होस्ट पे ले जाता हूँ ताकि मेरी वेबसाइट ब्रेक ना हो। अब जब आपने एक बार ये कर दिया तो फिर आप यहीं से चेंज कर सकते हैं, किसी और जगह से नहीं कर सकते। अब आपका एडमिन पैनल नहीं खुलेगा जब तक कि आप यहाँ से डेटा चेंज ना कर लें। तो ये हमारा हो गया। तो अब हम अगर अब इसको वापस विजिट करें, अच्छा ये हमने अपनी, अच्छा मैं लोकल बंद कर देता हूँ ताकि आपको जरा कंफ्यूजन कम हो जाए। और ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी, अब अगर हमारी डेटाबेस एक्सेस हो गई है तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल का काम खत्म, इसको भी हम बंद कर देंगे और ये अपलोडर भी बंद कर देंगे। इन शॉर्ट हमारी वेबसाइट अब लाइव मूव हो चुकी है। तो अब अगर मैं इस tenderfellow.com को विजिट करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं रीलोड करता हूँ, रीलोड करूंगा तो अब आप देखेंगे कि इसके ऊपर मेरी वेबसाइट प्रॉपर आ गई है। अब आपने देखा मेरी वेबसाइट लाइव हो गई है प्रॉपर, ठीक है, पूरी वेबसाइट मेरी लाइव हो चुकी है। अब मैं यहाँ /wp-admin करूंगा उसी तरह ही जिस तरह हम लोकल हाउस पे करते थे। मैंने आपको बताया था ना, मैं आपको पिछले लेक्चर्स में भी समझाता था, सिर्फ पीछे डोमेन नेम चेंज होगी, बाकी आगे सारा कुछ वैसा ही रहेगा। तो अब आप देखिए पीछे सिर्फ डोमेन नेम tenderfellow.com आ गई है लोकल हॉस्ट की जगह। लोकल हॉस्ट /WordPress पहले हम लिखते होते थे ना, अब उसकी जगह ये पूरी हमारी वेबसाइट की डोमेन आ गई है। बाकी सब कुछ वैसा ही है, /wp-admin हम वहां भी करते थे, यहाँ भी करेंगे। लॉगिन भी सेम है, वही लॉगिन होगा जो आपका लोकल था। तो आपने लोकल फॉर एग्जांपल मैंने एडमिन एडमिन रखा हुआ था, आपने जो भी रखा था वही लॉगिन होगा। आप जब इसको लॉगिन करेंगे आपका ये वर्डप्रेस डैशबोर्ड लॉगिन हो जाएगा। ये हमारा डैशबोर्ड लॉगिन हो गया। अब इस डैशबोर्ड के अंदर आके आपने सबसे पहले एक काम ये करना है, आपने सेटिंग्स में जाना है और परमालिंक्स पे क्लिक करना है। और परमालिंक्स पे क्लिक करके आपने यहाँ से देखना है कि ये पोस्ट नेम पे हो, और पोस्ट नेम पे है तब भी नहीं है, किसी और पे है तो पोस्ट नेम पे लाके दोनों सूरतों में आपने सेव चेंजेस एक बार क्लिक करनी है। एक बार आपको ना यहाँ ये ग्रीन मैसेज शो होना चाहिए, परमालिंक स्ट्रक्चर अपडेटेड। ये करने के बाद अब आप अपनी वेबसाइट को लाइव यूज कर सकते हैं। अब आपकी वेबसाइट लाइव है, अब ये इस वक्त लाइव चल रही है, ठीक हो गया। सो इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो आपकी लाइव चल रही हैं, ठीक है। आपके जो पेजेस हैं, मल्टीपल अबाउट के पेजेस हैं या डिफरेंट किस्म के जो पेजेस हैं, वो अब आपके लाइव चलेंगे। अच्छा, अब आप इसमें दूसरा मसला क्या, दूसरा मसला इसमें क्या आ गया कि अभी तक इसकी बाकी जो यूआरएल्स हैं वो पुराने ही चल रहे हैं। देखें वर्डप्रेस/इन्वेंटरी, अबाउट अस में भी वर्डप्रेस/इन्वेंटरी आ रहा है, मतलब अभी तक पुराने यूआरएल्स ही हैं। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो ये कि हम यहाँ से जाएं अपीयरेंस में और मेन्यूज में और जाके देखें कि क्या मसला है, ये ऐसे क्यों कर रहा है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, यूजुअली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। सो अब हम देखते हैं इन्वेंट्री, ये देखें इसका इशू ये है असल में कि ये सारे कस्टम लिंक लगे हुए हैं। अगर ये कस्टम लिंक ना होते ना तो फिर इसने कभी भी ऐसे नहीं करता था। अब ये कस्टम लिंक लगे हैं इसीलिए वो अभी तक वहीं मूव कर रहे हैं। तो हमें ये कस्टम लिंक नहीं चाहिए, हम इनको डिलीट करेंगे और इस मेन्यू को दोबारा बनाते हैं। हमारे पास मेन्यू जो भी है उसको, इसको हम सारे को करते हैं रिमूव। हमने कस्टम लिंक नहीं लगाना, क्योंकि कस्टम लिंक चेंज नहीं होता फिर लाइव पे जाके। बाकी चीजें देखें ना आपके सामने, पिक्चर्स और चीजें सारी, हमने यूआरएल चेंज किया वो चेंज हो गई, तो हमें ये नहीं चाहिए, हमने इन सारों को कर दिया रिमूव। और अब हम अपनी मर्जी से दोबारा यहाँ से मेन्यू बना लेते हैं सेम वही वाला। उसमें क्या क्या था हमारे पास, अबाउट अस था, ऑटो न्यूज था, उसके बाद होम था, इन्वेंट्री था, लेटेस्ट ऑफर था। चलो फॉर एग्जांपल यही था, इसको ऐड टू मेन्यू करते हैं और होम को हम ऊपर ले जाते हैं, फिर अबाउट, फिर कॉन्टैक्ट न्यूज, और कॉन्टैक्ट अस का पेज किधर गया, ये कॉन्टैक्ट अस का पेज आ गया, ठीक है जी। ये हमने मेन्यू डाल दिया, सेव मेन्यू पे क्लिक किया। अब जब हम अपने इसको दोबारा से विजिट करेंगे अपनी वेबसाइट को तो आई एम श्योर कि अब जो पेजेस हैं वो ठीक आएंगे। अब देखें मैं अबाउट अस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरे वेबसाइट के अबाउट अस पे चला गया, ना कि लोकल हॉस्ट पे। इन्वेंट्री पे क्लिक कर रहा हूँ, इन्वेंट्री पे आ गया, ठीक है। सो इस तरह से ये चीजें आपकी ठीक हो गई। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, आपने जाना है अवाडा के ग्लोबल ऑप्शंस में, ठीक है। ये वो चीजें जो वेबसाइट लाइव होने के बाद आपने चीजें चेंज करनी होती है, क्योंकि आप लोकल काम कर रहे थे, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि बेहतर है कि आप लाइव ही काम शुरू करें। अब आपने इसको भी दोबारा एक बार सेव चेंजेस करना है ताकि इसकी फ्रेश कैशे सेव हो जाए। तीसरे नंबर पे यहाँ अगर कोई कैशिंग प्लगइन था तो उसमें सारी कैशे डिलीट कर देनी है आपने, क्लियर ऑल कैशे कर देनी है। या अगर इसकी जगह आपने लाइट स्पीड लगाया तो पर्ज ऑल का ऑप्शन आ रहा होगा, पर्ज क्या, डिलीट, क्लियर, कुछ भी जो भी कैशे लिखा आ रहा है वो आपने क्लियर करनी है। इस तरह से आपने ये चीजें क्लियर करनी है।
ठीक है। सो अब जब हमने थीम ऑप्शंस अपने सेव किए तो आप गौर करें अब ये आइकन्स आना शुरू हो गए, पहले यहाँ ये आइकन्स नहीं आ रहे थे। ठीक है, आई डोंट नो आपने ये चीज गौर की थी कि नहीं। अगर यहाँ को पुरानी मेरे पास खुली हुई नहीं खुली, यहाँ पहले ना आइकन्स नहीं आ रहे थे हमारे, इधर बॉक्सेस बने आ रहे थे, बॉक्स बॉक्स बॉक्स, अगर आप लोगों ने नोट किया होता तो। लेक्चर ये जब आप रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे तो आप इसमें नोट कीजिएगा कि यहाँ बॉक्सेस बने आ रहे थे पहले यहाँ। जब मैंने ग्लोबल ऑप्शंस को सेव किया ना, दोबारा से रीजनरेट किया असल में उसकी सारी सेटिंग्स, तो ये फिर ये ऑप्शंस मेरे ठीक हो गए। ठीक है, सो ये वेबसाइट हमारी इस वक्त लाइव है और ये बिल्कुल लाइव है, ये आप कोई भी बंदा खोल सकता है। अब ये टेंडर फेलो में जाके किसी भी बंदे को दूं, इवन इस वक्त आप भी अगर tenderfellow.com को विजिट करेंगे तो आपके सामने ये देखिएगा ऐसे ही एग्जैक्ट वेबसाइट आ रही होगी। तो ये क्लाइंट की वेबसाइट होगी लाइव। इसी चीज को माइग्रेशन भी कहते हैं। माइग्रेशन में भी यही कुछ होता है। माइग्रेशन में क्या होता है, मतलब बैकअप करना या माइग्रेशन करना। बैकअप क्या होता है वेबसाइट का, वेबसाइट के बैकअप का मतलब है वेबसाइट का आपके पास कोई सोर्स हो, तो ये दो चीजें हैं, एक वर्डप्रेस की फाइल है और उसकी डेटाबेस, दो चीजें। ठीक है, तीसरे नंबर पे अगर आपने लोकल से लाइव बैकअप करना है तो ये हमने लोकल से लाइव बैकअप करना सीख लिया। और माइग्रेशन भी इसी को कहते हैं। माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, तो हमने लोकल सर्वर से लाइव सर्वर पे वेबसाइट को मूव कर दिया। अब अगर लाइव सर्वर से किसी और लाइव सर्वर पे, मतलब एक सी पैनल से किसी और सी पैनल पे मूव करना है, तो वो और भी आसान है। उसका क्या तरीका है, उसका तरीका सिंपली प्रोसेस वही है, सिर्फ अब क्या फर्क आ गया कि अब आपने वो काम सी पैनल से करना है। क्या करना है, आपने इस तरह सिलेक्ट ऑल करना है अपनी जितनी फाइलें हैं, ये हमारी सारी फाइलें हैं, राइट क्लिक करना है, कंप्रेस पे क्लिक करना है और कंप्रेस फाइल्स पे क्लिक कर देना है। तो ये आपको एक जिप फाइल बना के दे देगा। ये आप कंप्रेस कर रहा है, कंप्रेस करके ये आपको एक जिप फाइल बना के दे देगा। अब हम इसका वेट करते हैं और तब तक हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं। हमने उसी तरह ही सी पैनल के मेन पे जाना है, मतलब मेन यूआरएल पे, यहाँ से आप मेन पे जा सकते हैं और वहां से हमने जाना है पीएचपी माई एडमिन पे। बल्कि पीएचपी माई एडमिन पे नहीं, सी पैनल पे एक और अच्छा ऑप्शन होता है बैकअप का, आप बैकअप पे क्लिक करें। बैकअप पे क्लिक करके आप यहाँ से, ये क्या आपको कह रहा है, डाउनलोड अ माई एसक्यूएल डेटाबेस बैकअप, यहाँ से आप जाके अपनी डेटाबेस का नाम जो भी है, हमारी वेब डेटाबेस का नाम ये है, सिर्फ उस पर क्लिक कर दें, वो खुद ही उसकी एक फाइल बैकअप कर देगा। ठीक है, उसने एक फाइल बैकअप कर दी। अच्छा, इस फाइल का नाम आप गौर करें sql.gz है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके अंदर असल में एसक्यूएल की फाइल है, सिर्फ उसने उसको gz मतलब जिप कर दी है। ठीक है, इसको gzip इंक्रिप्शन कहते हैं। ये लिनक्स की इंक्रिप्शन होती है, विंडोज की जिप होती है, लिनक्स की gzip होती है। तो ये उसने कर दिया, लेकिन ये भी पीएचपी में एडमिन इसको भी इंपोर्ट कर लेगा, कोई मसले की बात नहीं है। ये सेम है दोनों, एसक्यूएल और sql.gz सेम बात है। यहाँ हमारा ये बैकअप हो गया, वो कह रहा है जी मैंने ये चीजें कंप्रेस की है हम कहते हैं ओके जी क्लोज करो, और इसको हम रीलोड करके देखते हैं तो ये हमारी डॉट जिप फाइल पड़ी है। इसका नाम उसने वही रखा जिससे जैसे विंडोज में कर रहा था। मैंने आपको बताया था कि वो जिस फोल्डर पे आप राइट क्लिक करके कंप्रेस का बटन प्रेस करेंगे वो उस फोल्डर का नाम पकड़ लेता है। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से इस पे जाके एक क्लिक करेंगे सिंगल, और इसको चेंज करके, या फिर आप इस पे राइट क्लिक करके इसको रीनेम कर सकते हैं, रीनेम। और यहाँ आप इसका नाम चेंज करके फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस रखते हैं, कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्डप्रेस बैकअप लाइव कह देते हैं हम इसको। और हम रीनेम फाइल पे क्लिक करते हैं, ये अब आपकी फाइल रीनेम होगी और आपने इसको सिंपली करना है डबल क्लिक, तो ये होना शुरू हो जाएगी डाउनलोड। तो ऐसे आपकी ये फाइल डाउनलोड हो रही है और यहाँ से आपकी बैकअप डाउनलोड आप कर चुके हैं। तो अगेन आपके पास लाइव सर्वर से दो चीजें आ गई, वर्डप्रेस का बैकअप आ गया, वर्डप्रेस की फाइलें आ गई, डेटाबेस आ गई। तो अब आपने क्या करना है, दो चीजें आपके पास आ गई, रेस्ट प्रोसेस इज सेम। नया सी पैनल इस तरह आएगा, उस पर आपने उस तरह ही जाके नया पीएचपी में एडमिन बनाना है, नई डेटाबेस बनानी है, डेटाबेस बना के ये दोनों फाइलें अपलोड करनी है, इस एसक्यूएल को एसक्यूएल की जगह और वर्डप्रेस की फाइल्स को फाइल मैनेजर में, इसको पीएचपी में एडमिन में, डेटाबेस को। ये डालने के बाद आपने क्या करना है, फिर आपने डब्ल्यूपी कॉन्फ़िग में आ जाना है, यहाँ आके उस वेबसाइट में जो आपने नया यूजर नेम डेटाबेस का और पासवर्ड रखा है और डेटाबेस का नाम रखा है वो डब्ल्यूपी कॉन्फ़िग में डालना है एडिट करके। वो आपने यहाँ के इस तरह ही लाइन नंबर उसी तरह ही 24 से 30 तक, लाइन को नहीं याद रखना, असल में आपने लाइंस ऊपर नीचे भी हो सकती है, आपने ये याद रखना है कि डीबी अंडरस्कोर नेम, डीबी अंडरस्कोर यूजर और डीबी अंडरस्कोर पासवर्ड फाइल में किधर है, सिर्फ ये तीन चीजें अपडेट करना है। ठीक है, ये आपने यहां से ऐसे करके इसको मूव कर देना है। इसके अलावा मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, एक टिप दे रहा हूँ, ये आप करेंगे खुद, मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि आई थिंक कि आपको कुछ चीजें आप खुद भी करनी चाहिए। आप वर्डप्रेस को वर्डप्रेस के अपने डैशबोर्ड से भी मूव कर सकते हैं अगर वो लाइव है, लोकल से नहीं कर सकते।
लाइव है ना, अगर इस सर्वर पे पड़ी है ये और आप किसी और सर्वर पे मूव करना चाह रहे हैं, लाइव टू लाइव, सी पैनल टू सी पैनल, तो आप एक काम कर सकते हैं, वर्डप्रेस का एक प्लगइन है WP क्लोन। वो प्लगइन आप यूज करके आप एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ एक क्लिक में मूव कर सकते हैं वेबसाइट। वो आपकी पूरी वेबसाइट एक जगह से दूसरी जगह कॉपी कर देगा और आपको ये इतना बैकएंड का प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको ये बैकएंड का प्रोसेस इसलिए सिखाया है क्योंकि ये आपके लिए जरूरी है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि बैकएंड पे काम किस तरह हो रहा होता है। वो प्लगइन भी असल में यही सारा कुछ करता है, लेकिन वो ऑटोमेटेड करता है, खुद कर देता है ना, आपको पता नहीं लगता कि बैकएंड पे क्या होता है। तो वो प्लगइन असल में बैकएंड पे ये सारा कुछ कर रहा होता है, ये जो मैंने किया। ठीक है, मैंने आपको जो है प्रॉपर तरीका बताया। इसको अब आप यूज इसको करें या आप WP क्लोन को यूज करें, इट्स अप टू यू। मैं WP क्लोन के थ्रू आपको नहीं करके दिखाऊंगा, आई सजेस्ट कि वो आप खुद एक्सप्लोर करें। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा सी पैनल के ऊपर वर्डप्रेस इस तरह। अब फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट ही सी पैनल से करना है, आप सी पैनल पे आए, आप चाहते हैं यार इसी पे ही एक नया वर्डप्रेस बना दो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब मैं अपने इस वर्डप्रेस को वापस डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि हमारा काम हो गया इससे, हमें समझ आ गई, हमारी वेबसाइट चल रही है फाइन। सो अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसी जगह एक दूसरी फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन ऐड करनी है। तो मैं इसको सिलेक्ट ऑल करता हूँ, सिलेक्ट ऑल करके इसको मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ, स्किप द ट्रैश कर देता हूँ कि ट्रैश में ना डालो, डायरेक्ट डिलीट कर दो। इट्स अप टू यू, आप नहीं करना चाहते तो ना करें। कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ, ये सारी फाइल्स डिलीट होगी मेरी, वापस मेरा फोल्डर हो गया खाली। अब जैसे ही मेरा फोल्डर वापस खाली हो गया, ठीक है, तो अब मैं जब मैं टेंडर फैलो को विजिट करूंगा, रीलोड करूंगा, तो देखना खाली होगा। वो कहता है जी खाली हो गया, सब खाली, क्योंकि है ही कुछ नहीं ना दिखाने के लिए। ओके, और इसी तरह मैं बैकएंड पे जाता हूँ और मैं वो वाली डेटाबेसेस आप डिलीट करने लगा हूँ। आपको इससे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, सिंपली आप यहाँ से आके ये हमारा सबसे पहले यूजर डिलीट, सबसे पहले हमारा यूजर डिलीट होगा वर्डप्रेस डेमो वाला, इसको हम डिलीट कर देते हैं, अब हमें नहीं चाहिए। और ऊपर से बैक गो बैक करके हम वापस जाएंगे और अब यूजर हमने डिलीट कर दिया, लेकिन उसकी डेटाबेस भी डिलीट करनी है ये वाली, तो हम ये डेटाबेस भी डिलीट कर देते हैं, हमें अब नहीं चाहिए। तो हमारी सी पैनल वापस एक किस्म का रिफ्रेश हो गया, अपनी जगह पे आ गया। ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो एक ही सी पैनल है, आप लोगों के डिफरेंट सिनेरियोज को मैंने टेस्ट करवाना है, तो इसलिए मैं कुछ काम आपको मल्टीपल करके दिखा रहा हूँ। ठीक हो गया, सो ये हमारी डेटाबेस भी डिलीट होगी। ओके, अब हम आते हैं, ये हमारे पास सी पैनल है, वापस जी डैशबोर्ड आपके पास आ गया, आपने जी होस्टगेटर परचेज कर लिया। और इसको मैं सारे को करता हूँ बंद, इधर ले आता हूँ। आपने होस्टगेटर परचेज कर लिया, ये आपका सी पैनल आ गया। अब आपके पास फ्रेश वेबसाइट है, जीरो, कुछ भी नहीं है वेबसाइट पे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने, आपको जहरी बात है, आप यहाँ आपने वेबसाइट लाइव करनी है, तो कैसे करेंगे आप, हर सी पैनल के अंदर जो आप लाइव होस्टिंग से लेते हैं उसके अंदर एक ऑप्शन होता है, ये वाला सॉफ्ट एक्टलेस एप्स इंस्टॉलर, या तो ये होगा या फिर ये वाला ऑप्शन होगा सॉफ्टवेयर, ये दो सेक्शन में से कोई एक लाजमी होता है। ठीक है, अगर तो ये वाला सॉफ्ट एक्टलेस है तो डायरेक्टली ये वर्डप्रेस लिखा आ रहा है। ठीक है, आप इस पे क्लिक करेंगे, और अगर आपके पास ये वाला है तो आप यहाँ से वर्डप्रेस मैनेजर पे क्लिक करेंगे, बात एक ही है, ये दोनों एक ही तरफ लेके जाएंगे। या अक्सर वेबसाइट में डायरेक्ट ही सिर्फ एक ये लिंक लगा 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 रहा था, सॉफ्टेकुलस एप्स इंस्टॉलर। ये तीनों असल में एक ही चीज है, असल में ये सब कुछ एक ही है, लेकिन कुछ सी पैनल्स में ये खोल के लिखा होता है, ऐसे अलग अलग लिंक बने होते हैं, कुछ सी पैनल्स में ऐसे करके पूरा एक सेक्शन बना होता है। पोस्ट गेटर में अब ये पूरा सेक्शन है, तो हम इसी को यूज करते हैं, तीनों जगहों से ये काम एक ही करेगा। ठीक है, आपने क्या करना है, वर्डप्रेस पे क्लिक करना है। अच्छा, आप जब वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे, ये बहुत आसान है इधर से वर्डप्रेस इंस्टॉल करना। वो सिंपली आपसे पूछेगा कि हाँ भाई ये वर्डप्रेस है, आपको इंस्टॉल करना है, आप कहें जी हाँ जी मैंने इंस्टॉल करना है, वो कहेगा ओके किधर इंस्टॉल करना है, किस वेबसाइट पे, हम कहें जी ये वेबसाइट है, इस पे इंस्टॉल करना है। अगर किसी डायरेक्टरी के अंदर डालना चाहते हैं तो उसके अंदर डाल सकते हैं, मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि मेरी वेबसाइट के बाद आगे स्लैश लग के मैं कुछ लिखूं, जैसे नुमान लिखूं, तो फिर मेरी वेबसाइट खोले, तो फिर आपको डायरेक्टरी का नाम लिख देंगे। मैं अभी फिलहाल इसको मेन वेबसाइट पे डालना चाहता हूँ कि जैसे ही कोई tenderfellow.com विजिट करे ना तो मेरी वेबसाइट सामने आ जाए। तो तब मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्टरी वाला सेक्शन खाली छोड़ दूंगा। इधर आके पूछेगा आपकी साइट का नाम क्या है, हम इसको यही डमी रहने देते हैं, वो जो भी लिखना चाहे हम लिख सकते हैं। इधर वो कहता है आप अपना एडमिन का यूजर नेम और पासवर्ड सेट कर लेंगे, उसने आपको एक ऑलरेडी सजेस्ट भी कर दिया, तो बेहतर है आप इसी को कॉपी कर लें, अपने पास संभाल के रख लें, बजाय इसके कि आप नया बनाए।
ठीक है, ये आपने कॉपी करके रख लिया अपना पासवर्ड और आपका यूजर नेम है एडमिन। ओके, और ये ईमेल वो बता रहा है आपने क्या रखनी है, वो भी आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं जो दिल करे आपको। उसके बाद बाकी ऑप्शंस है, आप कुछ थीम्स वगैरह भी यहाँ से चूज कर सकते हैं डायरेक्टली लगाते हुए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप इन सारी चीज़ों को छोड़ें और डायरेक्टली बस कीप इट सिंपल, ये तीन चार चीज़ें सेलेक्ट करें और डायरेक्ट आके इधर इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर दें। अब आप वेट करें। ठीक है। अच्छा, वो कहता है जी कि आपकी, अच्छा ओके, ये एरर वैसे आपको नहीं आएगा, ये एरर असल में ये है कि हमने ऑलरेडी इस पे पहले वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया था ना एक बार, तो वो उसकी एक फाइल होती है एचटी एक्सेस फाइल, वो हिडन होती है हमेशा। ठीक है, ये उस फाइल की वजह से, चले अगर आपको भी ये समझा देता हूँ, अगर आपको ये एरर आ रहा है कि इंस्टॉलेशन इसलिए नहीं प्रोसीड हो रही कि ये फाइल एग्जिस्ट करती है, तो ये फाइल असल में सामने नजर नहीं आती, क्योंकि अगर हम गौर करें तो हमारा तो ये खाली है, तो ये किधर से फाइल है। वो असल में सेटिंग्स में आप जाएंगे और यहाँ से शो हिडन फाइल पे क्लिक करेंगे ना, आप यहाँ से शो हिडन फाइल पे तो ओके करेंगे तो आप देखेंगे डॉट वाली फाइल्स आपको मिल गई हैं। ये होती हैं एचटीएक्सएस फाइल्स, ये भी डिलीट करनी है हमने, तो इनको हमने दोनों को सिलेक्ट किया और इनको भी हमने डिलीट कर दिया। अब हम सेटिंग्स में जाके वापस शो हिडन फाइल्स ऑफ कर देते हैं ताकि हमें वो ज़्यादा नजर ना आए। अब वापस आएंगे और हम इसको दोबारा आके इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं, अब ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब देखें वो कह रहा है मैं डाटा देख रहा हूँ, और जस्ट ऑन अ क्लिक आपका ये देखना ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये अब इसको इंस्टॉल कर रहा है, डाटा सबमिट कर रहा है, डाटा सबमिट करके चेकिंग वगैरह करके नीचे आपका प्रोग्रेस चल रही है। ठीक है, सो प्रोग्रेस आपकी चलती हुई जब 100% पे होगी तो ये आपको ना कहेगा हाँ जी सक्सेसफुली वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। बोलो। अच्छा, तो अब ये देखें उसने कहा जी आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है, आपकी वेबसाइट इधर विजिट हो सकती है और एडमिन यूआरएल ये है, ये हमें ऑलरेडी पता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो हम इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे कि इसी टेंडर फेलो के ऊपर अब ये एक फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया, जैसे लोकल होता है, ये आपको पता ही है, ये हमने लोकल पहले लेक्चर में इस तरह इंस्टॉल किया था। और इसको एक्सेस करने के लिए हमने क्या करना है, सेम वही काम /wp-admin इंटर करेंगे। वो कहेगा हाँ भाई यूजर नेम क्या है, अब हमारा यूजर नेम एडमिन और पासवर्ड वही, यूजर नेम भी वही है और पासवर्ड भी वही है जो कि असल में हमने यहाँ सेट करते हुए रखा था। यूजर नेम हमने रखा था एडमिन और पासवर्ड हमने ये सेव करके रखा हुआ है, क्योंकि वो याद नहीं रखा जा सकता, तो ये हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। लॉगिन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड लॉगिन हो जाएगा बिल्कुल फ्रेश जीरो से। ये आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड लॉगिन हो गया। ठीक है। अच्छा, इसकी तरह आप गौर करें कुछ प्लगइन्स आपको और नजर आ रहे हैं, हमारा जो लोकल वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है वो ऐसे नहीं होता, वो इसलिए क्योंकि हमारा जो ये सॉफ्टैकुलस होता है ये कुछ प्लगइन्स बाय डिफॉल्ट हमारे वर्डप्रेस में डाल देता है। आप प्लगइन्स में जाएंगे तो आप गौर करें लोकल सिर्फ दो प्लगइन आते थे, एक्समेट और हेलो डॉली, लेकिन इसने ये देखें इतना कुछ डाल दिए बेसिक प्लगइन्स। ठीक है, ये सारे हमें यूजुअली नहीं चाहिए होते, तो आप इन सारों को सिलेक्ट ऑल करके डीएक्टिवेट कर दें। ठीक है, और ये होस्ट लेटर का जो प्लगइन है ये रहने दें, ये चले इनका अपना है तो डेफिनेटली ऑथेंटिक ही होगा, काम करता होगा। बाकी प्लगइन्स हमें इस तरह से जरूरत नहीं होते, तो हम इनको सिलेक्ट ऑल करके डिलीट कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए ये प्लगइन्स, ताकि हमारा वर्डप्रेस जरा सादा सूखा सा हो जाए जिस तरह प्रॉपर हमारा लोकल हॉस्ट पे था। सो जब हमने ये सारा कुछ डिलीट कर दिया, सो अब हम अगर अपने उसी डैशबोर्ड को रीलोड करेंगे तो हमारा डैशबोर्ड अब आप देखेंगे कि बिल्कुल सीधा सुथरा साफ शफाफ डैशबोर्ड हो गया जैसे हमारा पहले था। ठीक हो गया। सो इस तरह आप लाइव वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं, लाइव वर्डप्रेस को आप माइग्रेट कर सकते हैं, लाइव वर्डप्रेस का आप बैकअप ले सकते हैं, लोकल से लाइव पे मूव कर सकते हैं, लाइव से लोकल पे ला सकते हैं, सेम प्रोसेस है। अब अगर लाइव से आपने लोकल पे लाना है, उस तरह ही फाइल आपने ली लोकल हॉस्ट के पीएचपी में एडमिन में डाली, फाइलें सारी लोकल हॉस्ट के किसी फोल्डर में रख के उस फोल्डर के अंदर डाली, डब्ल्यूपी कन्फिग में आपने जाके आपको पता है आपका डेटाबेस का नाम लिखा, यूजर नेम हमारा लोकल हॉस्ट पे रूट होता है और पासवर्ड कोई भी नहीं होता, इसलिए वो खाली रहता है। तो आप सेव करेंगे आपकी लोकल भी फाइल चल जाएगी। ठीक है, अगर मैं आपको जल्दी जल्दी से लोकल करके दिखा दूं, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एज्यूम करें ये फाइल है और ये एसक्यूएल फाइल है, ये एज्यूम करें मैंने ना डायरेक्ट वेबसाइट से डाउनलोड की है। ठीक है, मैंने इसको लोकल कहीं सेटअप करना है, तो मैं आऊंगा अपने एच डॉक्स में,
एच डॉक्स में आके मैं फॉर एग्जांपल एबीसी नाम की एक वेबसाइट बना रहा हूँ, उसके अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया है जिप फाइल को। जिप फाइल को मैं यहाँ आके कर दूंगा एक्सट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ आके मैंने कर दी एक्सट्रैक्ट। खुल जा, इसको क्या हो गया? अच्छा वेट करते हैं। अच्छा ये ऐसे तो बड़ा टाइम लेगा, मैं इसको विनजिप के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ओके सो यहाँ से राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करके यहाँ इसको हम करते हैं एक्सट्रैक्ट हेयर। तो ये आपकी फाइल्स एक्सट्रैक्ट कर रहा है वापस इधर, जिस तरह हम सी पैनल में कर रहे थे। ये सारे प्रोसेस सेम ही है। आपको अब आइडिया हो गया होगा कि चीजें सेम ही होती हैं। ठीक है, और इतनी देर में हमने जैसे लाइव पे हमने किया था, हमने डेटाबेस सेटअप की थी, हम इधर भी लोकल हॉस्ट पे आते हैं और लोकल हॉस्ट पे आके हम पीएचपी में एडमिन खोलते हैं। और इधर क्योंकि डेटाबेस क्रिएट करने का तरीका सिंपल है, हमने न्यू पे क्लिक करना है सिंपली। और न्यू पे जाके हमने एक डेटाबेस का नाम डाल देना है, तो हम एबीसी डेटाबेस का नाम डाल देते हैं। और एबीसी के अंदर हम इंपोर्ट पे आते हैं, इंपोर्ट पे आके हम चूज फाइल करते हैं और वही फाइल चूज कर लेते हैं wordpress.sql जो हमने डाउनलोड की थी। या चलो ये वाली फाइल करके दिखाता हूँ जो हमने लाइव सर्वर से डाउनलोड की थी, टेंडिलो। तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये आ गई। इसको आप करते हैं गो, ये अब यहाँ इंपोर्ट करेगा। इतनी देर में हमारी ये फाइलें एक्सट्रैक्ट हो गई हैं। अब यहाँ से हम अपना WP कन्फिग खोल लेते हैं। इसको आप राइट क्लिक करके आप नोटपैड में खोलेंगे। ठीक है, आपके पास यूजली नोटपैड ही होगा, मैं तो वो दूसरा टूल यूज करता हूँ। तो खैर नोटपैड में ये ऐसे खुल जाएगी फाइल। तो अगेन वही तीन फाइल, तीन, DB नेम, DB यूजर, DB पासवर्ड। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने देखना है डीबी नेम। इसमें इसमें डीबी नेम ऑलरेडी वर्डप्रेस और रूट लिखा हुआ है, क्योंकि असल में मैंने लोकल फाइल ही एक और जगह एक्सट्रैक्ट किया। अगर मैं लाइव से करता तो यहाँ हमारे लाइव वाला यूजर नेम पासवर्ड लिखा रहा होता, तो हमें उसको वापस कन्वर्ट करना पड़ता है। इसमें हम डेटाबेस का नाम रखते अपना एबीसी जो हमारा है यूजर, हम रखते रूट, और पासवर्ड को हम खाली कर देते, और फिर हम इस डाटा कन्फिग फाइल को सेव कर देते। यहाँ के आप देखते हैं पीएचपी में एडमिन में इंपोर्ट हो गई है, तो हम इधर से आते हैं WP ऑप्शंस में। या आप उसी तरह ही उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए एबीसी पे क्लिक करें और यहाँ से आके WP ऑप्शन सर्च करें, तो अब आप देखेंगे यहाँ लाइव आपको ना लिंक नजर आ रहा होगा। इसको वापस हम चेंज करेंगे HTTP पे लोकल होस्ट स्लैश ABC, क्योंकि हमारा URL मेन तो ये है। ठीक है, तो दूसरे को भी उस पर कन्वर्ट करेंगे। ठीक हो गया। और अब जब हम आके लिखेंगे लोकल हॉस्ट स्लैश ABC, तो वही लाइव वेबसाइट अब आपको लोकल नजर आएगी। ठीक है, फर्स्ट टाइम लेती है, क्योंकि वर्डप्रेस पूरा लोड कर रहा होता है सारी चीजों को। तो ये देखें, अब ये हमारी वही वेबसाइट ABC वाली लोकल बन गई, लोकल आ गई। ठीक हो गया। इस तरह से आप लाइव से लोकल, लोकल से लाइव, माइग्रेट, बैकअप, सारा कुछ उसमें आप देख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ आए तो यहाँ अब हमने इंस्टॉलिंग भी देख ली, कॉन्फ़िगरेशन भी देख ली वर्डप्रेस की लाइव सर्वर पे, सी पैनल पे, लोकल वर्डप्रेस को लाइव सर्वर पे अपलोड करना भी देख लिया, और जो बेसिक इश्यूज आते थे हमारे वर्डप्रेस को लाइव करते हुए, जो डिबगिंग के छोटे छोटे इश्यूज थे, वो भी फिक्स कर लिए। वर्डप्रेस को बैकअप करना भी देख लिया, और माइग्रेट करना भी हमने देख लिया एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे। अब मैं क्विक क्विक आपको ना एक फ्री होस्टिंग सर्वर बता देता हूँ, ताकि आप उसके ऊपर अपनी वेबसाइट को लाइव प्रैक्टिस कर सकें। वो वेबसाइट है 000 वेब होस्ट। ये फ्री वेबसाइट होस्टिंग है, लाइव है लेकिन फ्री है। ठीक है, सो आपने 000webhost.com पे जाना है। 000webhost.com पे जाके आपने करना है साइन अप। ठीक है, ये प्रोसेस आप स्टेप बाय स्टेप देख लें, आपने इस तरह इसको फॉलो करना है। आपने यहाँ आए, यहाँ से आपने आके करना है जी साइन अप। सबसे पहले वो कह रहा है जी फ्री वेबसाइट होस्टिंग, कोई पैसे नहीं। आप कहते हैं जी ठीक है, इसी को कर लें। फ्री साइन अप पे आपने क्लिक करना है। फ्री साइन अप पे क्लिक करने के बाद वो कहेगा जी ईमेल, पासवर्ड, रिपीट पासवर्ड, या फिर आप इसके थ्रू कर लें। तो मैं फिलहाल लॉग इन विद गूगल कर लेता हूँ, और लॉग इन विद गूगल करके मैं अपनी किसी डोमेन से, फॉर एग्जांपल इस डोमेन से मैं लॉग इन कर लेता हूँ। ठीक है, डोमेन नहीं सॉरी, ईमेल से। और अब जब मैंने ईमेल साइन अप कर लिया, अगर आप ईमेल पे साइन अप करना चाहते हैं इट्स अप टू यू, मेरे पास वो लॉग्ड इन थी ऑलरेडी, मैंने उस पर कर ली। अब ये
हमें इधर ले आया, उसने कहा जी वो मेरा, उसने नाम पकड़ लिया, ठीक है, टेकवर्ड सॉल्यूशंस फोर्स, उसने नाम पकड़ लिया, वो मेरी ईमेल का नाम था इसलिए उसने वहां से पकड़ लिया। और अब वो कहता है लेट्स क्रिएट सम मैजिक, ठीक है। सो हम इसी को फॉलो करते हैं, इसी के प्रोसेस को हम कहते हैं ओके जी हमें समझाओ। वो कहते हैं हाँ जी आप क्या करना चाहते हैं। हम कहेंगे जी कि हम वेब डेवलपमेंट को लर्न कर रहे हैं, ठीक है। वो कहेगा ओके कंटिन्यू। अच्छा जी आप अपनी वेबसाइट का नाम रखें, हम अपनी वेबसाइट का नाम रखते हैं डेमो वर्डप्रेस या कुछ भी, ठीक है। ये उसका पासवर्ड उसने बना दिया, सबमिट हो गया। ये पासवर्ड आपने अपने पास सेव कर लेना, ठीक है। अब हम इसको सबमिट करते हैं, लेट्स सी आगे क्या करेगा। अच्छा यहाँ वो कहता है कि आपने सिर्फ नेम या हाइफन रख सकते हैं, तो हम इसका नाम सिर्फ नुमान रख देते हैं। अच्छा यहाँ से आपने सबमिट पे क्लिक किया, ये आगे नेक्स्ट उस पे आ गया। उसने कहा जी इस नाम से कोई और वेबसाइट एग्जिस्ट करती है तो कोई और नाम रख लेते हैं। हम फॉर एग्जांपल इसको कहते हैं नोमी और 2022, लेट्स सी, सबमिट करते हैं। आई थिंक ये अवेलेबल नहीं है, तो उसने इस नाम से हमारी एक वेबसाइट बना देनी है। ओके सो अब हम वेट करते हैं कि ये हमें कुछ सेटअप कर दे। अभी तक के ऊपर इसकी प्रोग्रेस चल रही है। ओके उसने कहा जी मैंने आपकी वेबसाइट बना दी है। वो कहता है कि अब आप किस तरह अपने, मैं मतलब कि अपनी वेबसाइट किस तरह यूज करेंगे। आप अपनी कोई अपनी पर्सनल वेबसाइट अपलोड करेंगे, कोई अपनी आपने HTML या वर्डप्रेस में बनाई हुई है, आप हमारा वेबसाइट बिल्डर यूज करेंगे या वर्डप्रेस यूज करेंगे। हम कहेंगे हम वर्डप्रेस यूज करेंगे। कहेगा ओके इसका यूजर नेम क्या रखना है, पासवर्ड क्या रखना है, आप जो भी इसका यूजर नेम और पासवर्ड रखना चाहें वो रख लें, ठीक है। वो कहता है जी कि यू कैन ओनली यूज नंबर, चलो हम इसको रेंडमाइज एडमिन 2022 between 8 and 35 symbols. So admin 1 2 3 4 5 6 7 8, then 12 characters include an uppercase letter। अच्छा ये सारी ना उन्होंने वो बताई हुई है, रिस्ट्रिक्शंस हैं जो सारी उसने कहा है कि मस्ट होनी चाहिए। तो इसका मतलब हमें एक अपर केस लेटर भी यूज करना पड़ेगा। ये पासवर्ड इसलिए था कि आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाए। वो कहता है जी अपर केस लेटर हो और एक स्पेशल करेक्टर भी हो, तो हम स्पेशल करेक्टर फॉर एग्जांपल एट लगा लेते हैं। तो ये आपको कहता है आपका पासवर्ड ठीक है। तो हमारा पासवर्ड बना एडमिन 1 2 3 4 5 6 7 8 और एट। इंस्टॉल, इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। ये लगी हमारी वेबसाइट इंस्टॉल हो रही है, ठीक है। अच्छा ये क्योंकि सी पैनल नहीं है ना तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इसका फायदा ये है आपको यहाँ चीजें फ्री मिल जाएंगी, ठीक है। ये बहुत पुरानी वेबसाइट है 000 वेब होस्ट, और ये शुरू से ही फ्री होस्टिंग्स प्रोवाइड करती है आपको। मैंने खुद सीखा ही इसी पे था, ठीक है। सो आई एम श्योर कि आप लोग इसके ऊपर काफी अच्छा सीख लेंगे। जब मैं इस पे सीखता था उस वक्त ये बहुत ही बेसिक सी वेबसाइट होती थी, बॉक्स लेआउट इसका छोटा सा होता था और उसमें ये आपको चीजें देता होता था। अभी तो चीजें माशाल्लाह काफी ग्रो कर गई हैं इसमें। सो ये हमारी अभी डेटाबेस का यूजर वो बना रहा है। उसके बाद वो कहता है जी कि मैं आपकी फाइल कर ली है, डेटाबेस का यूजर बना रहा हूँ। और उसके बाद अब वो कहता है डेटाबेस प्रिविलेजेस। आप अगर गौर करें तो ये सारे काम हमने सी पैनल में किए थे, आपको समझ आ रही होगी ये बात। ये जो बात कह रहे हैं डेटाबेस की प्रिविलेजेस, कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो WP config थी। सो इसका हम वेट करते हैं, फाइनलाइज कर रहा है, फाइनलाइज करके उसके बाद हमें ये क्या देता है हम वो देख लेते हैं। अच्छा अब उसने कहा जी सब कुछ रेडी है, अब आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो हम गो टू कॉन्फ़िगरेशन पेज पे जाते हैं, देखते हैं क्या देता है उस पे। ये ले जी ये डायरेक्ट हमारी वेबसाइट उसने लॉग इन कर दी। उसने कहा जी नोमी 2022.000 webhostApp.com के ऊपर उसने वेबसाइट लॉगिन कर दी। यूजर नेम उसने ये रखा, पासवर्ड हमारा था एडमिन 1 2 3 4 5 6 7 8 और एट। तो लॉगिन करते हैं, देखते हैं हमारा डैशबोर्ड लॉगिन होता है कि नहीं।
ओके जी, ये हमारा डैशबोर्ड लॉगिन हो गया वर्डप्रेस का, और ये हमारी वेबसाइट भी लाइव होगी। तो अभी अब ये जो वेबसाइट है ये हमारी लाइव है, तो ये आपकी वेबसाइट की डोमेन बन गई। लेकिन ये जारी बात है, क्योंकि फ्री डोमेन है तो आगे उसका अपना वो आ रहा है, डीएनएस आ रहा है। ठीक है, इसको अगर आपने परचेज करना होगा तो डेफिनेटली वो फिर वो परचेज करेंगे तो फ्री होगा, लेकिन फ्री में आपको यही मिलेगा। तो अब ये फ्री वेबसाइट आपको मिल गई है। अब आप इसके अंदर अपने तजर्बे करें, और ये अब लाइव वेबसाइट है। तो आई सजेस्ट कि आप अपना कोई डिसेंट सा नेम रखें, प्यारा सा, और इन वेबसाइट्स के ऊपर आप अपने पोर्टफोलियो बिल्ड करें, ताकि आप लोगों को दिखा सकें कि ये मैंने वेबसाइट बनाई है। ठीक है, सो ये तो एक तरीका हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं वापस बिल्ड अ वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, और मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि अगर आप अपलोड करना चाहें ओन बिल्ड प्री बिल्ड वेबसाइट, जिस तरह आपकी अपनी वेबसाइट है, आप अगर चाहते हैं कि जो लोकल वेबसाइट है उसको इस पे कैसे डालेंगे, तो आप अपलोड पे क्लिक करें। अपलोड पे क्लिक करके ये आपके पास फाइल मैनेजर आ गया, पब्लिक एचटीएमएल उस तरह ही आपने खोलना है, और इधर ये देखें ये सारी फाइल्स हैं। इस तरह यहाँ आपने इस इधर से अपलोड फाइल्स पे क्लिक करना है, और यहाँ अपनी वही जिप फाइल अपलोड कर लेनी है। ठीक हो गया, यहाँ से आपकी फाइल आ गई। अब बात आ गई उसकी डेटाबेस की, तो आप जाएंगे टूल्स में। टूल्स में आपके पास है डेटाबेस मैनेजर, इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ ये आपकी डेटाबेस है, आप इसको करेंगे यहाँ से मैनेज पीएचपी में एडमिन। आपने पीएचपी में एडमिन पे क्लिक किया, आपके सामने ये डेटाबेस जो है उसका पीएचपी में एडमिन ओपन हो जाएगा। यूजर नेम ये है, ये डीबी का नेम है, ये यूजर नेम है, ये उसने खुद ही बता दिया आपको। ठीक है, और इसका जो पासवर्ड है वो आपको पता नहीं है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ से चेंज करना पड़ेगा, या फिर आप अपनी मर्जी से यहाँ एक न्यू डेटाबेस भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं माई डब्ल्यू पी। ठीक है, और इसका डेटाबेस का यूजर नेम भी हम रखते हैं माई अंडरस्कोर डब्ल्यू पी। अच्छा, वो कहता है जी डेटाबेस से यूजर नेम डिफरेंट होना चाहिए, तो हम इसको रख लेते हैं माई अंडरस्कोर डब्ल्यू पी अंडरस्कोर यूजर, माई अंडरस्कोर डब्ल्यू पी अंडरस्कोर यूजर। और पासवर्ड इसका उसमें कोई रैंडम रखा हुआ है, हम भी रैंडम ही रख लेते हैं, बजाय इसके कि हम अपना बनाएं। तो इसको क्रिएट करते हैं, ये पासवर्ड फिलहाल अपने पास सेव कर लेते हैं। तो जब हमने इसको क्रिएट किया, तो अब इसने हमें एक नई डेटाबेस बना दी, जिसका यूजर नेम ये था, पासवर्ड ये था। मैंने आपको बताया ना पीछे, उसने अपना एक वो खुद ही कर देता है, और यहाँ ये अभी डेटाबेस बना रहा है। तो अब हम इसका वेट करते हैं जब तक ये डेटाबेस बनाता है, क्योंकि यहाँ भी मैं आपको वेबसाइट ना अपलोड करके दिखाई देता हूँ। पब्लिक एचटीएमएल खोला, ये वो वेबसाइट है जो कि हमने असल में पहले से इंस्टॉल की थी अभी। तो हम क्या करते हैं, सिलेक्ट ऑल करके ये सारी तो कर देते हैं डिलीट। हम इसकी जगह हम अपनी वेबसाइट डालेंगे। ये खाली हो गया, तो हमने अपलोड फाइल्स पे क्लिक किया, सिलेक्ट फाइल्स, सेम प्रोसेस उसी तरह ही हमने वर्डप्रेस की जिप फाइल यहाँ अपलोड पे लगा दी। ये यहाँ अपलोड हो रही है, इतनी देर में हम यहाँ पीछे डेटाबेस भी हमारी क्रिएट हो रही है। प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन स्टेप सेम है। प्रोसेस इसलिए डिफरेंट है क्योंकि सी पैनल नहीं है, ये एक फ्री होस्टिंग है। उसने कहा जी आपकी डेटाबेस बन गई, आप मैनेज में जाएं और पीएचपी में एडमिन में आ जाएं। पीएचपी में एडमिन में आपको पीएचपी में एडमिन खोल देगा। ये आपकी डेटाबेस का नाम है माई अंडरस्कोर डब्ल्यू पी। माई अंडरस्कोर डब्ल्यू पी नहीं, असल में ये पूरा ही आपकी डेटाबेस का नाम है, ID 19 ब्ला ब्ला जो लिखा है, और आगे फिर माई अंडरस्कोर डब्ल्यू पी। तो हमने उसी तरह ही सेम प्रोसेस है, फाइल्स अपलोड कर ली, ये खाली है, इस पे आए इंपोर्ट पे आए, यहाँ हमें चाहिए डेटाबेस की फाइल। अब अभी तो मैं ये मैंने आपके सामने कुछ 3-4 बार ये प्रोसेस रिपीट किया है, तो आई एम श्योर कि अब आपको ये प्रोसेस बड़े अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो अब हम यहाँ से एसक्यूएल की फाइल, बल्कि एसक्यूएल की नहीं करते, ये लाइव वाली करते हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी टेंडर फैलो वाली चेंजेस की हुई थी। ठीक है, बजाय इसके कि मुझे दोबारा से करनी पड़े, तो मैं ये लगाता हूँ और इसको गो करता हूँ। ये यहाँ इंपोर्ट हो रहा होगा, इधर फाइल्स अपलोड हो रही हैं, तो हम दोनों चीज़ों का वेट कर लेते हैं। सो अब ये देखें, क्योंकि फ्री सर्वर है तो डेफिनेटली स्लो है। अब ये देखें स्लो स्लो ये अपलोड कर रहा है, यहाँ ये भी स्लो है, तो हम इसका थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। ठीक है।
ओके, सो ये हमारे पास वर्डप्रेस की zip फाइल अपलोड हो गया। इसको उसी तरह राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट, प्रोसेस सेम है। वो कहता है कि इसको आप किसी फोल्डर के अंदर एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, हम कहेंगे जी नहीं, हमने डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट करना है, तो ये एम्प्टी कर देंगे और एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे। अच्छा, वो फोल्डर नेम मस्ट है, सो आई थिंक हमें पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल लिखना चाहिए। लेट्स सी, अगर हम वर्डप्रेस लिखते हैं तो क्या होता है, किधर ये एक्सट्रैक्ट करता है। आई थिंक ये वर्डप्रेस के फोल्डर के अंदर कर देगा। ओके, वो कहता है कि डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर हम कहते हैं अच्छा ठीक है, पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल के अंदर आप एक्सट्रैक्ट करो। अब इसको पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल की डायरेक्टरी तो आई एम श्योर मिल जानी चाहिए, क्योंकि वो तो है। डिफाइन डॉट एज योर लोकेशन। ओके, वो कहता है अच्छा, ये ऊपर उसने बताया, हमने गौर नहीं किया। वो कह रहा है जी डिफाइन डॉट एज योर लोकेशन इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट कंप्रेस फाइल इन द करंट फोल्डर। जी ओके, हमने डॉट में ही करना है, क्योंकि हम करंट फोल्डर में ही डालना चाहते हैं। बड़ी अजीब बात है, इसको रीलोड करते हैं, लेट्स सी क्या मसला। पब्लिक एचटीएमएल में आ गए, वर्डप्रेस का फोल्डर तो चलो खाली है, पब्लिक एचटीएमएल के फोल्डर में भी उसने डाल दिया है। अच्छा, ये दोनों में नहीं चाहिए तो हमने ऐसे ही बना दिए थे, डिलीट कर देते हैं और इस फाइल को दोबारा से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं डॉट के अंदर। अब ये देखें ना, ये फ्री होस्टिंग्स के ये छोटे छोटे मसले मसाइल होते हैं, ये फिर इस तरह के इश्यूज, क्योंकि वो लोग इस लेवल पे इसको देख नहीं रहे होते चीज़ों को। अब ये यहाँ एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो इसको क्या किया जाए। परमिशंस तो इसकी ठीक है, सो अगेन एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसको ऐसे करके ट्राई करते हैं डायरेक्टरी के अंदर। ओके, अगर ये यहाँ नहीं चल रहा तो हम इसको यहाँ से ले जाते हैं। ओके, इससे बाहर भी नहीं जा सकता। इसको हम यहाँ से मूव करते हैं, चेंज करके इधर ले जाते हैं मेन जगह पे, और यहाँ हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेट्स सी अगर यहाँ हो जाता है तो। ओके, या आई थिंक इसका कोई अपना इशू चल रहा है जिसकी वजह से ये इसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। सो फिर इन दैट केस हमें इसका दूसरा तरीका यूज करना पड़ेगा, जो कि आई एम श्योर इसके अंदर होना चाहिए, फाइल मैनेजर, सॉरी फाइल जिला। लेकिन इनका फाइल मैनेजर तो यही वाला। अच्छा, ये भी इन्होंने फाइल मैनेजर एक दिया हुआ है, सो लेट्स ट्राई दिस। ये वही वाला फाइल मैनेजर तो नहीं ओपन कर रहा। ये तो उसी पे ले आया वापस। बड़ी अजीब बात है, इसको यहाँ अपलोड करना चाहिए। लास्ट टाइम हम इसको ट्राई करते हैं जरा एक्सपेक्ट करके, इफ इट वर्क्स तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें सी पैनल, सॉरी, हमें फिर इस पे कोई और मेथड लगाना पड़ेगा। ओके, अगर ये अब ऐसे एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है एफटीपी का। ठीक है, सो आई होप कि एफटीपी हमें कोई देते हो। अब ये जो मसले मसाइल है ना, ये असल में फ्री होस्टिंग्स में बहुत कॉमन है।
यही वजह होती है कि खैर ये सिर्फ होस्टिंग क्या, आपने हर चीज़ में ये चीज़ नोट की होगी कि जो भी चीज़ फ्री होती है ना उसमें फिर मसले मसाइल अक्सर हमें फेस करना ही पड़ते हैं। तो मैं इसको ट्राई करता हूँ कि हमारे पास कोई एफटीपी एक्सेस भी नहीं है जिसके थ्रू हम इसको अपलोड कर सकें, वरना तो यूजुअली हमारे पास एफटीपी एक्सेस होती है। वेबसाइट सेटिंग्स, जनरल, अच्छा ये हमारे पास एफटीपी एक्सेस है, यस। सो अब हमने यहाँ से जाना है वेबसाइट सेटिंग्स में और हमने जाना है एफटीपी एक्सेस में। तो चलें, ये एक नई चीज़ आपको सीखने को मिल जाएगी। आज हम लेट तो थोड़े हो गए हैं, लेकिन मैं असल में इसको ना आज क्लोज करना चाह रहा हूँ। तो ये हमारे पास एफटीपी की डिटेल्स हैं, ये होस्ट नेम है, पोर्ट है, यूजर नेम है और पासवर्ड वो एज योर वेबसाइट पासवर्ड है। वेबसाइट का पासवर्ड हमारा क्या है, ये वाला है। ठीक हो गया। सो हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है विन एस सी पी। ठीक है, ये अगर आपके पास नहीं है तो आप डाउनलोड कर लें, फ्री सॉफ्टवेयर। आप गूगल पे लिखेंगे डाउनलोड विन एस सी पी, ये सॉफ्टवेयर आपके पास आ जाएगा। और इसके अंदर आपने न्यू साइट पे क्लिक करना है, प्रोटोकॉल रखनी है आपने एफटीपी, होस्ट नेम आपने रखना है, यहाँ से डिटेल्स आपने सारी ले लेनी है। ये हमारा होस्ट नेम है, files.000webhouse.com। पोर्ट नंबर 21, यूजर नेम है नोमी 2022, पासवर्ड हमारा ये हमने जो रखा था वो आ गया। और लेट्स ट्राई टू लॉग इन। वो कहता है जी पासवर्ड गलत है, सो पासवर्ड को चेंज कर लेते हैं। चेंज पासवर्ड पे हम यही वाला पासवर्ड अपना दोबारा डाल देते हैं ताकि हम मेक श्योर कर लें यही वाला। सो अब हमने पासवर्ड चेंज कर दिया, अब हम इसको अगेन इसी पासवर्ड से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी। ओके, तो ये देखें उसने अब इसको एक्सेस कर लिया। अब हमारे पास ये पब्लिक HTML वाले वो सारे फोल्डर वगैरह इधर आ गए। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये हमारे पास वर्डप्रेस की जिप फाइल इधर है, लेकिन मसला ये है कि यहाँ से आप इसको ना इधर से आप इसको एक्सट्रैक्ट वगैरह नहीं कर सकते। ठीक है, आप जिप और वो सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसको आप इधर कस्टम कमांड्स इस तरह की चीज़ें आप एक्सट्रैक्ट वगैरह नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम होता है आपके एफटीपी में, इसलिए ये एफटीपी यूज़ नहीं करते लोग, फाइल मैनेजर यूज़ करते हैं। लेकिन ये जस्ट एज यूज़ केस में अब आपको समझा रहा हूँ। इसका फ़ायदा क्या है कि अब इसमें ना दो विंडोज़ हैं, एक ये वाली है और एक ये वाली है। ये आपका लोकल कंप्यूटर है और सॉरी, रिकनेक्ट सेशन करते हैं। अच्छा, ये आपका लोकल कंप्यूटर है और ये आपका, ये लोकल है और ये लाइव सर्वर है। तो लोकल कंप्यूटर से आप फाइल्स लाइव सर्वर में मूव कर सकते हैं। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि फाइल हमें पब्लिक HTML में डालनी है। तो हमने पब्लिक HTML खोल लिया यहाँ से, और ये हमारा लोकल कंप्यूटर है। इसके अंदर मुझे पता है कि मेरी फाइल्स जो पड़ी हैं वो पड़ी हैं, डेस्कटॉप पे जाऊंगा, सॉरी डेस्कटॉप पे नहीं, पीछे जाते हैं और बैक जाते हैं और बैक। हमारी जो फाइल्स पड़ी हैं वो सी ड्राइव में नहीं पड़ी, वो हमारी पड़ी है डी ड्राइव के अंदर, जैप के अंदर, htdocs के फोल्डर में। ठीक है, htdocs के फोल्डर के अंदर भी, बल्कि मजीद अगर टू बी स्पेसिफिक हम रहें तो वो वर्डप्रेस का फोल्डर है। तो ये वर्डप्रेस का फोल्डर है, इसके अंदर हमारी फाइल पड़ी, हमने इसको ओपन किया, ओके किया, ये सारी वर्डप्रेस की फाइल्स आ गई। इस सेशन को दोबारा रिकनेक्ट करेंगे, वो बार बार डिस्कनेक्ट कर रहा है। सो अब हमने ये सारी फाइल्स यहाँ से राइट क्लिक करके कर देनी है अपलोड। ठीक है, तो वो हमारी इस डायरेक्टरी में जाके अपलोड हो जाएंगे। अब आपने ओके किया, लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस है। ठीक है, अब आप ये देखना कि टाइम लेगा कितना ज़्यादा। तो ये इसका प्रॉब्लम ये है कि टाइम लेगा। अगर वो एक्सट्रैक्ट हो जाता तो वो काम हमारा आसान था। ठीक है, अब वो सम हाउ हो सकता है वो आपके पास चल जाए। मैंने तो असल में कभी ये 000 वेब बॉस बहुत अरसे से यूज़ नहीं की। सो ये उनका कोई इशू डेफिनेटली होगा जिसकी वजह से वो एक्सट्रैक्ट नहीं हो पा रही। सो मीनवाइल हम एक बार दोबारा लास्ट टाइम ट्राई कर लेते हैं। यहाँ से हम जाते हैं टूल्स में और टूल्स में जाते हैं फाइल मैनेजर में, यहाँ से करते हैं हाँ, हम यहाँ से जाते हैं जी फाइल मैनेजर, और फाइल मैनेजर में हम करते हैं अपलोड फाइल्स।
ये हमें दोबारा फाइल मैनेजर में ले जाता है, हम ट्राई करते रहते हैं तब तक, अगर ये हमारी वर्डप्रेस की जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर दे तो वो अच्छी बात है। अच्छा, इसको हम यहाँ से राइट क्लिक करके अभी यहीं एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, और बल्कि काम करते हैं, इधर हम एक फोल्डर बना लेते हैं, न्यू फोल्डर वर्डप्रेस के नाम से। अगर वो वर्डप्रेस ही कह रहा है तो चलो वर्डप्रेस ही ट्राई कर लेते हैं, और यहाँ से हम इस फाइल को करते हैं एक्सट्रैक्ट, और वर्डप्रेस के अंदर ही एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, सो अच्छा, वो कहता है जी ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, डिलीट। तो इस तरह अब आप देख रहे हैं कि ये एक्सपेरिमेंट्स आप लोगों को खुद करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट्स आप लोग करेंगे तो काम चलेगा, इस तरह से तो ये आपकी चीज़ें नहीं बनेंगी। अब डिफरेंट चीज़ों में डिफरेंट इश्यूज हैं। अब ये एफटीपी पुट का जो एरर आ रहा है, अब ये आपके बस में नहीं है। सी पैनल होता तो हम इसके अंदर और बहुत से ऑप्शंस कर सकते थे, लेकिन इसमें अब आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक थर्ड पार्टी सर्विस है और ये है भी फ्री। तो आप मेनली इसमें कुछ कर नहीं सकते, तो या तो फिर आपको वही जीरो से वेबसाइट बनानी पड़ेगी, ठीक है, या फिर ये है कि हमने अपनी डेटाबेस तो बना ली है, ठीक है। सो डेटाबेस हमारी पीछे बनी हुई है, और यहाँ आप फाइल जो है वो डिफरेंट रख सकते हैं। एनीवेज उस चीज़ को भी छोड़ें, अभी यहाँ से हमारी ये फाइल तो खैर बहुत टाइम लेगी अपलोड होने में, लेकिन मैं आपको वैसे अब प्रोसेस बता देता हूँ, ये बहुत लंबा प्रोसेस है, इस पर बहुत टाइम लगेगा, इसको भी छोड़ देते हैं हम। सिंपली ये होगा कि यहाँ आपकी ऐसे फाइल्स अपलोड हो जाएंगी। अब जैसे ये WP इंक्लूड्स यहाँ एक अपलोड होगी है ना, तो अब आप गौर कीजिएगा कि यहाँ भी आपको नजर आ गई है, ये फाइलें अपलोड हो गई हैं, ठीक हो गया। सो अभी तो इसलिए बेहतर ये है कि आप 000 वेब हाउस पे डायरेक्टली इंस्टॉल वर्डप्रेस करके यहीं काम शुरू करें, ठीक है। लोकल से अभी लाइव आप इस पे ना करें, प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया, लेकिन वो सम हाउ उसका जिप नहीं चल रहा। ट्राई कर लें, अगर आपकी जिप फाइल चल जाती है दैट्स गुड, आप अपनी लोकल वेबसाइट को लाइव कर लें, नहीं तो आप यहाँ फ्रेश वर्डप्रेस से ये काम कर सकते हैं, ठीक है। या उसके अलावा वो खैर और तरीका है, उसको फिर आप छोड़ दें। सो यहाँ जब आपने फाइल डाल दी, तो अब क्या होगा, यहाँ जो फाइल्स हैं, अब अगर आप जाएंगे ना इस वेबसाइट पे, तो आप देखेंगे यहाँ आपको ना आपकी वो ही फाइल, ये देखें, अब ये कह रहा है आपकी फ्री वेबसाइट हैज बीन स्टार्टेड, ठीक है। इसका मतलब ये है कि असल में वो बता रहा है आपको कि आपकी डोमेन एक्सेस हो रही है। इसी तरह हर होस्टिंग का एक मेन पेज आता है, ये इसलिए अभी तक पेज दे रहा है क्योंकि असल में आपके इस फाइल मैनेजर में अभी तक कोई फाइल अपलोड नहीं हुई जो एक्सेस हो सके। ये WP इंक्लूड्स कोई फोल्डर है, ये एक्सेस नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरह से आपने सेम प्रोसेस वही है, यहाँ फाइल्स अपलोड होंगी, WP कॉन्फ़िग को एडिट करेंगे, उसके साथ डेटाबेस का यूजर नेम पासवर्ड लिंक करेंगे, एंड दैट्स इट, वो आपकी वेबसाइट यहाँ लाइव हो जाएगी। सो ये था आज का लेक्चर। मैंने आपको उसमें आई थिंक सी पैनल या लाइव से रिलेटेड ऑलमोस्ट हर चीज ही समझा दी है। कोई चीज ऐसी नहीं है जो मैंने छोड़ी हो इसके बीच में, जो लाइव से रिलेटेड हो। कोशिश की है कि सारी चीजों को कवर करें। सो यहाँ हमारा वर्डप्रेस का जो कोर्स है ना वो एंड हो जाता है, ठीक है। हमारी वर्डप्रेस की जितनी भी चीज़ें थी हमने सारी वेबसाइट्स को देखा, हमने कॉर्पोरेट वेबसाइट से लेकर ई कॉमर्स तक सारी वेबसाइट्स को समझा, देखा, प्लगइन्स को देखा, थीम्स को देखा, वर्डप्रेस के फीचर्स और डैशबोर्ड्स को देखा, और आज फाइनली हमने वेबसाइट को लाइव करना, लाइव इंस्टॉलेशन, लाइव कॉन्फ़िगरेशन, सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। उसके अलावा हमारी और कोर्स आउटलाइन में जो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन थी, मिनिफिकेशन थी, आपकी मल्टी लैंग्वेज इधर उधर की जो चीजें थी वो भी सारी कर ली। अब आपका ये सेशन रह गया फ्रीलांसिंग का। इसमें अब हम ये देखेंगे कि जो हमने स्किल सीखी है इसको हम लाइव बेचेंगे किस तरह। वो हम पॉपुलर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जिसमें फाइवर है उसको हम लेके चलेंगे, और फाइवर के ऊपर इसकी फिर हम देखेंगे कि फाइवर के ऊपर लोग किस तरह चीज बेचते हैं और किस तरह पैसे आते हैं, और फिर पैसे किस तरह आपका लिंक होते हैं, ठीक है। तो नया पे और सादा पे का भी आपको मजीद उसके बीच में अपडेट मिल जाएगी, ठीक है। सो विद दिस अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वर्डप्रेस का कोर्स जो है वो कंप्लीट हो गया, एंड आई एम श्योर कि आप लोगों में से जिन जिन लोगों ने फॉलो किया है वो एटलीस्ट कुछ ना कुछ सीख पाए होंगे, एटलीस्ट एक बेसिक वेबसाइट बनाने के काबिल हो चुके होंगे। और अगर आप लोगों में से अभी तक किसी को ये बात समझ नहीं आई या कोई इशू है, सो नो प्रॉब्लम, आप
फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि मेरी सारी लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स ऑनलाइन यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, प्लस आपको लिंक्स भी दिए हैं ग्रुप्स के अंदर, आप वहां से बार बार देखें। आई सजेस्ट कि अब आप जीरो से दोबारा वन से शुरू करें, पहले कोर्स से शुरू करें, और आप इसको अपने हिसाब से, आप आपके पास सारी रिकॉर्डिंग्स कंप्लीट है तो आप इसको देखना शुरू करें, और समहाउ आप इसको किसी लेवल पे लेके जाएं, और ये 000 वेब होस्ट के ऊपर ही अपना एक फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल करके आप लोकल को छोड़ ही दें। आप लाइव ही 000 वेब होस्ट पे एक अपनी वेबसाइट बनाएं, और उसी के ऊपर ही वर्डप्रेस पे थीम शीम इंस्टॉल करके सारे काम करें, ताकि आप लोग कर सकें। और अगर आप ग्रुप में वो अपना लाइव लिंक शेयर करें तो वो और मुझे खुशी होगी कि चलें आप लोग कुछ कर पाए हैं, और एटलीस्ट मेरे सिखाने का कुछ तो फायदा होगा आपको, ठीक है। सो अभी आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मुलाकात करेंगे विद न्यू एजेंडा एंड न्यू आपके जो जो टॉपिक्स हैं, न्यू टॉपिक्स के साथ हम आएंगे, और इंशाल्लाह वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, आई एम श्योर। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि नेक्स्ट लेक्चर में आप अपनी अवेलेबिलिटी जो है वो उसको इंश्योर करें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। दैट लेक्चर, वो जो लेक्चर है ना, दैट लेक्चर इज 100% लिंक्ड विद योर मॉनेटरी रिक्वायरमेंट्स। आपके पैसों का ताल्लुक है उस लेक्चर के साथ, ठीक है। आपने कमाना किस तरह, इस पूरे ये जो हमने इतनी मेहनत की, इतना कुछ सीखा, इसको हमने अप्लाई किधर करना है ताकि हमें अर्निंग हो, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो अर्निंग ही है। वो अर्निंग किस तरह होगी वो नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे, और इंशाल्लाह वो लेक्चर जो है वो मेरी कोशिश ये होगी कि उसमें 1 मिनट भी ना वेस्ट हो। हम एग्जैक्ट 12 बजे स्टार्ट करेंगे, और उसको मे भी वो 3 से भी आगे चला जाए, या एटलीस्ट 3 आवर्स तो पूरे इंशाल्लाह उस पर लगाएंगे, ब्रेक को एक्सक्लूड करके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको उसमें सिखाई जा सकें, ठीक है। सो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस पर अपनी लोग आएँ, और अपनी उसको प्रेजेंस को इंश्योर करें, ठीक है। सो अब इस लेक्चर को यहाँ एंड करते हैं, ठीक है। मुझे दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।